जिस चीज से साइंटिस्ट बहुत डरते हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने एआई इतना स्मार्ट भी हो बट एट द सेम टाइम डम्ब भी हो कि आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उसको फॉलो करने के लिए दुनिया बर्बाद कर दे। तो इसको एक पेपर क्लिप थ्योरी बोलते हैं कि जैसे आपने किसी एआई को बोला कि यार मेरे को पेपर क्लिप बनाने हैं, तो वो पहले तो दुनिया के मेटल्स यूज करना चालू करेगा पेपर क्लिप्स बनाने के लिए। जैसे जैसे उसका खत्म होता जाएगा वो इंसानों को शायद खींच के पेपर क्लिप्स बनाने लग जाएगा, क्योंकि उसको तो एक ही चीज बताई गई कि भाई तू पेपर क्लिप बना। इट इज वेरी स्मार्ट एट मेकिंग पेपर क्लिप बट इट डज नॉट नो ह्यूमन इमोशन, इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि किसी को मारना गलत है क्या है। इट जस्ट हैज वन ऑब्जेक्टिव, वो पूरी यूनिवर्स का रिसोर्स यूज करके सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाने लग जाएगा। दोस्तों, हिंदी पॉडकास्ट की शुरुआत मैंने की थी भारत के लिए, ताकि हाई लेवल की इन डेप्थ नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, पूरे भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। पता है, जब 2 मिलियन व्यूज क्रॉस होते हैं ना किसी पॉडकास्ट पे, तो हमें लगता है कि यार हिट पॉडकास्ट हो गया। पर भारत की आबादी 1.5 बिलियन की है, उसके सामने 2 मिलियन क्या ही चीज होती है। पर ये जो 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना हिट पॉडकास्ट पर, इन डेप्थ वाले पॉडकास्ट पर, आई फील कि ये सारे 2 मिलियन लोग फ्यूचर के लीडर्स बनेंगे। आजकल हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं। आई एम होपिंग कि 2 मिलियन व्यूज एटलीस्ट आए इन सारे पॉडकास्ट पर, क्योंकि दुनिया भर के लोग एआई के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं। अगर आपको भी मल्टी करोड़ बिजनेसेस बनाने हैं तो आइडियली टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा आज के ज़माने में। और अगर आपको टेक्नोलॉजी की बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं है ना, टेंशन मत लो, इसीलिए टीआरएस आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करके देती है। पर जब मुझे एक सेल्फ मेड मिडिल क्लास ओरिजिन्स के गेस्ट मिल जाते हैं ना, तब मुझे मज़ा आता है एज अ पॉडकास्टर, क्योंकि आज के गेस्ट वैसे ही है। इनकी शुरुआत हुई एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास बॉय, आईआईटी में इनको एडमिशन मिल गई, फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का करियर भी स्टार्ट किया, और ये हमारे सर्कल्स में, इंजीनियरिंग सर्कल्स में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड नाम है, क्योंकि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इनकी स्टार्टअप भारत के लिए बहुत कुछ कर रही है, भारत के फ्यूचर वर्कफोर्स को, टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स को ट्रेन कर रही है। आज की कॉन्वर्सेशन काफ़ी लंबी है पर काफ़ी इन डेप्थ है। प्लीज़ देखिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि 2 इंजीनियर्स के बीच टेक्नोलॉजी की भी बातें होती है और बकचोदी भी होती है। एंजॉय टुडेस कॉन्वर्सेशन। ये है सिद्धार्थ महेश्वरी, माय ब्रदर ऑन TRS। सिड महेश्वरी भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया, और आपसे मिलके तो मजा ही आ गया। हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं आज, क्योंकि 2 इंजीनियर आमने सामने बैठे हैं सिड भाई। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। ओके, आप एक आईआईटीएन हो, आईआईटीएन से बात करने में एक अलग मज़ा होता है, थोड़ा सा डार्क ह्यूमर भी होता है, थोड़ा बहुत डार्क ह्यूमर होता है, और बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड थिंकिंग पर्सपेक्टिव से बातें होती है। आई थिंक ये जो थॉट है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ये हर भारतीय को जानना चाहिए। इसके बारे में क्या होती है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हर चीज़ का वाई पर जाते रहो, तो अपने आप उसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है उस पर पहुँच जाते हैं अपन, तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोलते हैं। अच्छा, मतलब मज़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, मुंबई में इसलिए, तो मुंबई में है क्यों है? तो एक एक क्वेश्चन की लेयर पे जाते जाओ तो अल्टीमेट ट्रुथ पे पहुंच जाते हैं अपन। तो उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बोलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स हर फील्ड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग इन सम वे सिखाई जाती है। एब्सोल्युटली। ओके, आईआईटीज की खासियत क्या होती है? आईआईटी की अगर मैं खासियत बोलूँ तो आई थिंक किसी भी आप आईआईटीएन से पूछोगे ना तो बोलेगा कि उसका जो 4 साल आईआईटी में रहा है दैट वाज हिज बेस्ट टाइम इन लाइफ, और उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो कैंपस अपने आप में बहुत शानदार होता है। मैं जब अपनी आईआईटी रुड़की पहुंचा तो पहली बार लाइफ में मैंने स्विमिंग की, पहली बार मैंने स्क्वैश खेला, पहली बार टेनिस खेला। इसके अलावा आपको दुनिया भर की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मतलब जिस तरह के कंप्यूटर्स हैं, जिस तरह की लैब्स हैं, वो सब चीज़ें हैं। आपके प्रोफेसर्स वो लोग होते हैं जो कि इंडस्ट्री में अगर काम करें तो उनको करोड़ों की सैलरी मिले,
बट यहाँ पर वो 12 लाख की सैलरी में भी आपको पढ़ाने के लिए और उस पैशन के कारण यहाँ पर होते हैं। दुनिया भर के क्लब्स होते हैं, मतलब रुड़की में मेरे को याद है AI का, मशीन लर्निंग का, कोडिंग का, हर चीज़ का क्लब, इवन एक कलरी क्लब भी होता है IITs में, फैशन शो होते हैं, सब कुछ होता है। बट अबव ऑल मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है पीयर ग्रुप। आपको ऐसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड बच्चे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले मिलते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए IITians का अगर आप देखोगे ज़्यादातर IIT स्टार्टअप फाउंडर्स का, तो उनको अपना को-फाउंडर IIT में मिलता है। मेरा को-फाउंडर निशांत भी IIT रुड़की में ही था। वो उसमें कॉलेज में रहते हुए बिना कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बैकग्राउंड के, ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल एरिया इन बिहार, उसने 2 एजुकेशन में स्टार्टआप कर ली थी क्योंकि एजुकेशन को लेकर पैशनेट था, एंटरप्रेन्योरशिप का सेकी बन गया। और अब आप देखिए वो पिछले 5-6 साल से स्टार्टअप्स ही कर रहे हैं। ओके, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। कुछ कुछ लोग ना, उनके लेयर्स होते कैमरे पे, हाँ, पर इंजीनियर्स के लेयर्स यूजुअली नहीं होते। हाँ। से इफ आई नो कि किसी ने इंजीनियरिंग करी है, आई लुक फॉरवर्ड टू दोस कॉन्वर्सेशंस। बहुत रॉ कॉन्वर्सेशन होती है। ये क्यों होता है लाइफ में? आई थिंक यू आर द सेम एज एज मी, 93 born। एब्सोल्युटली। अब भी आपको कभी कभी लगता है कि जब इंजीनियर्स एक दूसरे से बात करते हैं तो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर बात होती है? नहीं, इंजीनियर्स के साथ बात करके तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब एक तो जनरली स्मार्ट भी होते हैं, दर्द भी होता है दिल में। लड़की ना पाने का शायद दर्द रहता है। हाँ, कॉलेजेस में लड़कियां नहीं होती तो गर्लफ्रेंड नहीं बनती, तो लोग बाग क्या करें दिन भर, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन में ही लगे रहते हैं पूरे टाइम। कोडिंग करेंगे, कुछ बनाना सीखेंगे, रोबोटिक्स सीखेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे हमेशा। तो आई थिंक दैट्स इट। एंड एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो इमोशन से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बातें आपकी रैशनैलिटी पे, लॉजिक्स पे चलती है। आप किसी भी चीज़ को वाइब से ज़्यादा, इस इमोशंस से ज़्यादा लॉजिक्स पे चलाते हो, तो आई थिंक उससे बेस्ट बिजनेसेस बनते हैं। क्योंकि अगर आपने इमोशन और पैशन के थ्रू बिजनेस बनाया तो गलतियां भी हो सकती है, विच यू माइट ओवरलुक। बिल्कुल, तो इमोशन और पैशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मतलब अगर आप इमोशनल और पैशनेट नहीं हो तो आप स्टार्टअप तो नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टअप करने के लिए तो आपको एक पागलपन लगता ही लगता है। यू शुड बी क्रेजी अबाउट इट, क्योंकि आप कोई भी आइडिया लोगे, आपको लगेगा यार ये तो किसी ने कर ही रखा है ऑलरेडी, यार इसमें तो ये डिफिकल्टी है, ये तो मेरा गूगल कॉपी कर लेगा, ये तो कोई और बना देगा इस चीज़ को। तो एक सर्टन पैशन और इमोशन तो लगता ही है। बट अगर आप लाइफ में हर डिसीजन में इमोशन और पैशन लाओगे तो कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो इसलिए 10 में से 2 बार इमोशन और पैशन बहुत ज़रूरी होता है, बट 8 बार तो रैशनलिटी और लॉजिक्स ही लाना चाहिए। ओके, एक इंजीनियरिंग बेस्ड सवाल पूछना चाहूँगा। जो जॉब्स भारत को 90s में मिले थे, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउटसोर्स हुई थी इन्फोसिस को, TCS को, और फिर IT बूम बना था, बैंगलोर एज अ सिटी का एक राइज हुआ। फिर 2010 में जब हम कॉलेज में थे तब डेटा माइनिंग का एक कल्चर चल रहा था। हाँ, आज क्या हो रहा है दुनिया में? आज की रियलिटी क्या है? और 2020 और 2030 में क्या होने वाला है फ्रॉम अ IT और सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव? बेसिकली अगर लोगों को पैसे कमाने हैं, हाँ, तो क्या जानना जरूरी है, क्या करना जरूरी है? ये आप एक पूरा एक ऐसे ड्रॉ आउट कर सकते हो कि पहले क्या हो रहा था, 10 साल पहले क्या हो रहा था, और आज क्या हो रहा है, और कल क्या होने वाला है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है ना, कि जो 20 साल पहले चीज़ चलती थी वो तो चल ही रही है आज के डेट में, बट उसके ऊपर चीज़ें ऐड होते आ रही हैं। 20 साल पहले क्या हो रहा था? तो जैसे 20 साल पहले इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ जो थे वो छोटे छोटे कोड लिखते थे बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, आउटसोर्सिंग चल रही थी, तो वो आज भी चल रही है इंडिया में। इसके अलावा इंडिया से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं, ऐप्स बनने लगे हैं। 20 साल पहले वेबसाइट्स अकेले बहुत बनती थी, 10 साल पहले ऐप्स बनना चालू हुए, अब AI पे काम चल रहा है। तो तीनों चीज़ें पैरेलल में काम चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपना स्कोप बढ़ाती जा रही है। ओके, तो पहले लेट्स से कि सिर्फ एक टाइप के इंजीनियर्स की जरूरत होती थी जो वेबसाइट बना सकते हैं। आज आपको वेबसाइट वाले भी चाहिए कंपनी को, एक ऐप वाले भी चाहिए, AI टीम भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब हमको ये समझना है कि अगला 10 साल कहाँ जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से अगला 10 साल AI से डिफाइन होने वाला है। AI दुनिया बदलने वाला है। AI हर एक को सुपर पावर करने वाला है। हर इंसान आज की डेट में एक अच्छा कोडर बन सकता है, एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है, एक अच्छा सिंगर तक बन सकता है। आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसमें अभी एक मेटा ने, फेसबुक ने लॉन्च किया है, जिसमें आप गाना बता सकते हो कि मेरे को इस टाइप का गाना चाहिए, और वो गाना बना देगा। ऐसे टूल्स के बीटा प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप सिर्फ अपनी थोड़ी सी बात कर लो और वो उससे सुन के आपकी पूरी आवाज़ को क्लोन कर सकते हैं, एक अच्छा गाना गा सकते हैं। तो मेरे जैसा बेसुरा आदमी भी एक अच्छा गाना गायक बन सकता है आगे चल के। ओके, क्या AI बॉट्स अब कोड्स भी लिख सकते हैं? हाँ, मतलब वो GPT पे होता है, बिल्कुल, पर आई बिलीव कि जो बेसिक लेवल के कोड्स है वो लिख पाते हैं AI बॉट्स। बिल्कुल। और हायर लेवल की कोडिंग के लिए आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, जुगाड़ चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, और AI अब
तक वहां तक पहुंचा नहीं है, बिल्कुल। am I right? बिल्कुल। पर क्या AI वहां तक पहुंचेगा और इन सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लाइफ ट्रैजेक्टरीज बदलेंगे? क्या होगा? स्पेशली जो लोग 90s से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं कोडिंग को देखूंगा ना, तो कोडिंग में एक टाइम का जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारा रिपीटिव कोड होता है ना। कोडिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई तरीका निकाल रहे हैं, आप एल्गोरिथम को कोई कंप्यूटर्स को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है ना। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ थिंग, बट एसेंशियली आप कोडिंग करते हो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए, और वो जो थॉट है वो इंसान देता है। AI आपको हेल्प करेगा कोड फास्ट लिखने में। हमने भी अपनी कंपनीज में सबको कोपायलट दे रखा है, गिटहब कोपायलट, और उससे सबकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। क्या है कोपायलट? गिटहब कोपायलट एक ऐसा टूल है जो आपके कोड में साथ में चलता रहता है आपके साथ, और आपको कोडिंग में हेल्प करता है। ओके। कि अच्छा अगली लाइन ऑफ कोड ये होगी, तो ऑटो कंप्लीट जैसे समझ लीजिए उसको, मच बेटर वर्जन ऑफ ऑटो कंप्लीट। तो वो इंजीनियर्स को एफिशिएंसी बढ़ाता है उनकी। तो जो पहले 5-6 लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती वो अब AI खुद लिख देगा। बट अभी भी इंजीनियर्स को हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स खुद सोचनी पड़ती हैं, सॉल्व करनी पड़ती हैं, और उसके बाद एल्गोरिथम वगैरह, लॉजिक्स वगैरह सोचना पड़ता है। AI बस उनको फास्ट बना रहा है आज के डेट में। ओके, बताते रहिए। तो क्योंकि इनकी एफिशिएंसी और स्पीड इंक्रीज हुई है, क्या उनके एंड रिजल्ट्स जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो भी और ज्यादा तगड़े हो जाएंगे? एब्सोल्युटली। आई थिंक 2 चीज़ें होंगी। एक, अगर आप देखोगे तो आप किसी भी कंपनी स्टार्टअप फाउंडर से पूछोगे यार तुम्हारे लिए सबसे हार्ड क्या है, तो बोलेगा यार इंजीनियर्स हायर करना। तो अब बहुत लोग इंजीनियर्स बढ़ सकते हैं कंपेयर टू पहले। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो टेक्नोलॉजी है आज भी अगर आप देखोगे तो जो अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं, IITs वगैरह, उन्हीं को आती है। तो अगर कोई ग्वालियर में बैठ के सोच रहा है कि यार मैं आज अपना एक स्टार्टअप डालूँ, इट्स बिट हार्ड फॉर देम कंपेयर टू जो बैंगलोर में है। AI से क्या होगा, वो लोग भी कोड करना चालू कर देंगे। ओके। और वो लोग भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप फैलेगी। हर कोई अपने वेबसाइट बना पाएगा, अपने खुद के ऐप्स बना पाएगा, हर कोई अपनी ग्राफिक्स बना सकता है उन ऐप्स का। तो छोटी छोटी जगह से भी एंटरप्रेन्योर्स बन के निकलेंगे। बेसिकली पूरी दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में आउटसोर्स हो सकते हैं पॉसिबली। बिल्कुल। और बहुत माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। जैसे जब मैं छोटे में फ्रीलांसिंग कर रहा था, आज के डेट में हर बंदा फ्रीलांसर बन सकता है, और AI उसका एफिशिएंट बनाएगा। ओके। AI के बारे में बहुत सारी बातें करनी है आपसे, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, जो अभी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनके बारे में बात करना है, पर मैं जॉब मार्केट के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जॉब मार्केट पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं। क्या लोगों के सैलरीज बढ़ेंगे? क्या अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी? अगर आपको अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आगे लेकर जानी है एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर, आई थिंक आज आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है इंफॉर्मेशन की वजह से और डिमांड की वजह से, वर्ल्ड वाइड डिमांड की वजह से। दिमाग में, ध्यान में क्या रखना चाहिए फ्रॉम अ स्किल सेट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मनी अर्निंग पर्सपेक्टिव? आप क्या? आई थिंक किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका यूज़र। वो उसका यूज़र क्या है, कौन है, और उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चाहे AI से कोड करें, चाहे अपने हाथ से कोड करें, चाहे आप कुछ वेबसाइट बनाएं, यू शुड फर्स्ट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और उस प्रॉब्लम को आप फिर आज के डेट में AI से कोडिंग करके आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो AI यूज़र को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज़, वो यूज़र बेस कितना बड़ा है। अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो आपका मार्केट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत नीश के लिए है, जिसमें लोग पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है, देन इट वोंट बी अ बिग कंपनी। बट अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। ओके, एक 13 साल का बच्चा, उसे अब क्या करना चाहिए जिसे कोडिंग आती है? मतलब यू फ्रॉम 2007, एब्सोल्युटली, बट द 2023 वर्जन, अब आप क्या करते हैं? तो मुझे एक चीज़ लगती है कि इंडियन एजुकेशन में सॉफ्ट स्किल साइड चीज़ें मिसिंग है। मतलब हम इंजीनियरिंग में अच्छा कोड कैसे करना है ये सब सीखते हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें सीखते हैं, बट हम कभी यूज़र साइड कैसे सोचना है, डिज़ाइन के बारे में कैसे सोचना है, प्रोडक्ट कैसे शेप होना चाहिए, ये सब नहीं सीखते। तो अगर मैं 13 साल पहले किसी 13 साल के बच्चे को आज एडवाइस दूंगा जो ऑलरेडी कोडिंग कर रहा है, तो मैं बोलूँगा एक AI के बारे में जानो, जितना सीख सकते हो, खुद के AI ऐप्स बनाने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, आप जितना ज़्यादा स्टार्टअप रिलेटेड नॉलेज गैदर कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, यूज़र रिसर्च कैसे की जाती है, यूज़र इंटरव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, एनालिटिक्स कैसे की जाती है, ये सब सीखो। ये सब चीज़ें आपको अपने स्टार्टअप को अच्छा बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। उस AI सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए, जो आपने कहा कि AI के बारे में सीखो, क्या सीखो? तो एक तो AI के टूल्स
क्या क्या हो सकते हैं इस दुनिया में, वो सब सीख लेना चाहिए इंसान को। टूल्स क्या होता है? जैसे मिड जर्नी हो गया। क्या होता है वो? तो मिड जर्नी क्या करता है आपको, मिड जर्नी एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपना बस डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि मुझे ऐसी ऐसी एक इमेज बनानी है, और वो आपको इमेज बना के दे देगा। मतलब जिस चीज़ को एक 3D डिज़ाइनर को कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, वो मिड जर्नी आपको आज सेकंड्स में बना के दे सकता है। सिमिलरली मैं जैसे गिटहब कोपायलट की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोड करते वक्त अगर आपने कोई बग आया है आपके कोड में या कोई एरर आया है तो वो आपको पॉइंट आउट कर देगा तुरंत, या आप कहीं अटक गए तो वो आपको हेल्प कर सकता है। ऐसे हमने न्यूटन स्कूल में भी ऐसे टूल्स डेवलप किए हैं। अगर किसी को कोडिंग सीखनी है तो अगर वो टूल्स का यूज़ कर रहा है तो वहीं पर उसको हिंट मिल जाती है, और उस टाइम उसके कोड के हिसाब से पर्सनल हिंट मिलती है। वहीं पर एक चैट बॉट होता है जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे पूछ सकते हैं यार कि मेरे कोड में क्या मैं बेटर करूँ यहाँ पर, या मैं एक डीबग करके बता दो मेरे को कि एरर क्या आ रहा है, या इसका अगला लाइन ऑफ कोड लिख दो मेरा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत प्रोडक्टिव बनाती हैं आपको। सिमिलरली थोड़े टाइम में ऐसे भी टूल्स आने लग जाएंगे जो पूरी वेबसाइट बना देंगे आपके लिए। तो वैसे टूल्स का भी डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का होगा क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अगर आप अभी AI देखेंगे तो अभी वो परफेक्ट नहीं है, उसमें अभी भी बग्स आते हैं, और वो एक लेवल का कोड लिख सकता है जो सबसे बॉटम कोड होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब उससे बहुत बड़ा है। उनका जॉब एक प्रॉब्लम सॉल्वर का, उनका जॉब एक प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन निकालने का। वो AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, उसका हाई लेवल पे एल्गोरिथम सोचना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में बहुत सारा कोड होता है, मतलब एक अच्छे प्रोजेक्ट में लाखों लाइन ऑफ कोड होता है। अभी AI क्या कर पा रहा है, 25, 50, 100 लाइन टाइप लिख पा रहा है, और वो सबसे जो बोरिंग काम होता है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में, वो रिप्लेस कर पा रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहेंगे, उनका काम रहेगा अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। AI जस्ट उनको बहुत एफिशिएंट बना देगा। पर क्या AI का लेवल भी वहां तक बढ़ेगा कि वो लाखों लाइन लिख सके कोड के? हो सकता है आगे चल के ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये असलियत कितनी दूर है? तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? कम से कम 10 साल मुझे लगता है। ओके। तो AI के एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें कि जैसे जैसे उसका आउटपुट आप बड़ा करते हो, मतलब AI क्या है, जो आज के डेट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे आ रहे हैं, जैसे GPT हो गया, तो ये लोग नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करते हैं। तो जितना आप बड़ा सेंटेंस इनसे बनाने बोलोगे या जितना ज़्यादा लाइन ऑफ आउटपुट देने की कोशिश करो बोलोगे इनसे, तो इनमें कोहेरेंस टूटती जाती है, यानी कि आगे जाके कहीं ना कहीं एरर का गलती स्कोप बढ़ ही जाता है। आप सोचिए अगर आपसे कोई बोले कि यार 1 लाख लाइन ऑफ कोड लिखनी है, तो आप पुराना तो भूल ही जाओगे। तो सेम AI के साथ भी हो रहा है कि जब नीचे वाली लाइन्स तक आता है तो कहीं का कुछ और होना चालू हो जाता है। बस नेचर है उसका। बस उसका नेचर है AI का। जिस तरह से वो वर्ड प्रेडिक्टर है तो उसका नेचर ही वैसा है कि वो फॉर एग्जाम्पल गड़बड़ करता है। इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कभी कभी GPT घटिया पोएम्स भी लिखती है, कभी कभी GPT से घटिया एसेज भी निकल जाते हैं। तो यू आर सेइंग द कोडिंग वर्जन ऑफ इट इज कभी गलतियां हो जाती है, बहुत एरर्स होते हैं, पर शायद फ्यूचर में परफेक्शन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। अब साइंटिस्ट का तो कहना है कई लोगों का कि ह्यूमन लेवल का भी बनाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक होता है, और एक होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। दोनों चीज़ों को आपको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस देखूं तो इसका मतलब होता है कि AI उस लेवल पे पहुंच गया है कि इंसान के बराबर सोच सकता है। एक कॉमन इंसान जैसे मैं और आप हो गए, उसके बराबर सोच सकता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो स्मार्टेस्ट इंसान है दुनिया का, आइंस्टाइन, उस लेवल पे पहुंच गया है, यानी कि खुद की रिसर्च कर सकता है, खुद के नए इन्वेंशंस कर सकता है। तो खुद के नए इन्वेंशंस, एब्सोल्युटली नई साइंस बना सकता है, फिजिक्स के सोच सकता है, थ्योरम्स बना सकता है। बट अभी वो दूर है। कितना दूर? अभी तो हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जहाँ कुछ नया एल्गोरिथम लिखा जा सके, मतलब या एकदम कोई पाथ ब्रेकिंग चीज़ AI नहीं कर पाया। AI अभी उस लेवल पे पहुँचने लग गया है जहाँ मैं और आप जैसे इंसान, जैसे कार चलाने लग जाएगा या बेसिक लेवल कोड लिख लेगा या इमेज बना लेगा, वो काम करने लगा AGI जो अपना है। बट अभी ASI पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके। और ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सैम अल्टमैन भी नहीं बता पा रहा है कि हमको ये होगा भी कभी कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता। तो AI के बारे में एक चीज़ हमको समझने की है कि आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है वो बेसिकली एक साइंस की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, डीप लर्निंग वहाँ से आता है। उसमें हमने क्या किया है, उसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पहले जो एल्गोरिथम्स थे वो मतलब एक लॉजिक से बनते थे। इंसान सोचता था कि मेरे को यार, जैसे मैंने आपको डिवाइड एंड रूल एल्गोरिथम बनाया कि मेरे को ऐसे डेटा डिवाइड करना है। यहाँ हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए हमने आज के जो चैट GPT वगैरह हैं उसमें हमने बस इंसान का ब्रेन एनालाइज किया कि इंसान का ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, वो कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, और हमने उसको एज इट इज़ कंप्यूटर पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की और उसको बहुत सारा डेटा फीड किया है, बहुत सारा, मतलब पेटाबाइट्स ऑफ डेटा गया है इसके पास।
और बस इंसान का ब्रेन को हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो किसी को भी एक्चुअली नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। कोई भी इस दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है। वो बस ये बता सकते हैं कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पर अच्छा आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। बट ये पूरा AI भी हमारे दिमाग से ही बन के आया है, हमारे दिमाग को कॉपी करके ही आया है। ओके, मुझे आपके साथ करनी है, बट मुझे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, इसलिए आई लाइक नर्डिंग आउट विथ यू। ठीक है, जो सैम ऑल्टमैन ने कहा कि कुछ बता भी नहीं सकते कि ASI कब फॉर्म होगा। बिल्कुल, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। उसका बेसिकली ये मतलब है कि जैसे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक अल्ट्रा स्मार्ट डिवाइस बन गई जो एक्चुअली इवल भी बन गई उस मूवी में। बिल्कुल ऐसा सिनारियो हो सकता है दुनिया में। देखिए, अब ये फिलॉसफी की लाइन पे चले गए हम, श्योर है ना। मेरी पर्सनल बिलीफ है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा इंसान को बेटर बनाया है और इंसानों को हमेशा टेक्नोलॉजी से डर लगा है। तो पापा बताते हैं कि 30 साल पहले, जब अपने से भी पहले कंप्यूटर इंडिया में आए, सरकारी ऑफिस में लगाने लग गए, यूपी में बाकायदा सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए थे इनके अगेंस्ट। और आज हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते कंप्यूटर्स के बिना। कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं। तब लॉजिक क्या था, प्रोटेस्ट क्यों हुए थे? कि कंप्यूटर्स ऑटोमेट कर देंगे, जिसको फाइल लिखने का काम है, जिसकी एंट्री करने का काम है, उसकी जॉब चली जाएगी। वो क्या करेगा बैठ के? ये तो हमारी सारी जॉब्स ले जाएंगे। सेम लॉजिक आज से हमेशा हर चीज़ में ऑटोमेशन के टाइम भी आया, कंप्यूटर्स जब आए तब भी आया, AI आए तब भी आया, तो हमेशा आया। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। और अगर अभी तो हमको पता भी नहीं कि ASI जैसी कोई चीज़ आएगी भी कि नहीं आएगी, बट इवन अगर आती है तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा हमारे लिए। पर ये थियोरेटिकली भी एक पॉसिबिलिटी क्यों है? कोई इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है इसके पीछे? आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, और ये मैंने शो से ही जाना है कि ChatGPT की कंपनी का नाम क्या है? OpenAI। तो मैंने लोगों से पूछा कि OpenAI की खासियत क्या है। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत सारे AI इंजीनियर्स थे और उन्हें बहुत सारा टाइम मिला। OpenAI की शुरुआत काफी पहले हुई थी। बिल्कुल। आज हम उसके रिजल्ट देख रहे हैं ChatGPT के थ्रू। बिल्कुल। और एक्चुअली अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग फॉलो करें तो उनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी इलॉन मस्क के थ्रू। उस इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने मशीन्स खरीदे, उनके पास बहुत सारा डेटा था, अच्छे क्वालिटी के AI इंजीनियर्स थे, और ये उनका मोड था, उनका एज था, उनका एडवांटेज था। बिल्कुल। और इस वजह से ChatGPT बना है। बिल्कुल। और इसलिए शायद दूसरा ChatGPT दुनिया में नहीं बन सकता है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स साथ में आ गए वहाँ। एंड ऑफ कोर्स जो बड़े टेक कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने भी अपने AI बॉट्स बनाए हैं। पर जो आप ASI की बात कर रहे हो, probably OpenAI यानी कि सैम ऑल्टमैन, ChatGPT, they are in pole position to create that। यही ChatGPT वाला AI टाइम के साथ ज्यादा तगड़ा बनते जाएगा। बिल्कुल। जब दुनिया भर के यूजर्स उसके साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उसे इम्प्रूव करते रहेंगे। तो क्या हम यहाँ एक सुपर विलन बना रहे हैं? ये बताओ सिड भाई। बिल्कुल। तो आई थिंक मैं पहले तो इससे शुरू करता हूँ कि ASI लोगों को लगता कैसे है कि कैसे आएगा, बनेगा भी कैसे। तो हम अभी देखें तो टेक्नोलॉजी में ऐसा लगता है कि यार दुनिया की सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, या दुनिया की हमको सारी साइंस की समझ है। अगर हम कभी क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करें, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें, मतलब वर्ल्ड इज़ वेरी डीप। अभी हमने मतलब साइंस में 1% डिस्कवरी भी नहीं की होगी यूनिवर्स की। हम बहुत ही छोटे हैं अभी, मतलब तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं कि कैसे होती हैं। इंटेलिजेंस को लेकर भी ऐसे ही, एक कॉन्शियसनेस को लेकर भी अभी फिलॉसफी ही है, कोई प्रूवन साइंटिफिक वो नहीं है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि अगर हमने, जैसे ब्रेन में हमारे कनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही हमने बढ़ाते गए तो हम सुपर इंटेलिजेंस पा ही लेंगे। क्या बढ़ाते गए? हम ब्रेन में अगर न्यूरॉन्स, यानी कि अगर मैं AI को वापस तोड़ूं इसमें, तो बेसिकली AI कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बहुत सारे डेटा के पॉइंट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और ऐसे मतलब ट्रिलियंस कनेक्शन है उनके बीच में। मुझे थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, प्लीज टेल मी इफ आई एम टॉकिंग करेक्ट। ठीक है, किसी का ब्रेन, किसी का दिमाग बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। हाँ। मतलब मान लो छोटे छोटे पीसेस है लेगो ब्लॉक्स की तरह। अगर आपने एक कॉम्बिनेशन में डाल दिया ट्रिलियन लेगो ब्लॉक्स, तो किसी का दिमाग बन जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका कॉम्बिनेशन, मेरा कॉम्बिनेशन, हर इंसान का कॉम्बिनेशन अलग होगा बेस्ड ऑन आवर मेमोरीज, आवर जेनेटिक्स एटसेट्रा। हाँ, स्ट्रक्चर सेम ही है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बेस्ड ऑन हम क्या कर रहे हैं उस हिसाब से न्यूरॉन्स ट्रेन होते रहते हैं। ओके, मतलब अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, बिल्कुल, तो वो न्यूरॉन में जाके फीड होने लग जाते हैं, जो आप देखोगे वही होते जाता है यहाँ पर। ओके, मतलब बेसिकली आप उन्हें जिमिंग करवा रहे हो। एग्जैक्टली। अभी ChatGPT को टाइम लगा वो ब्रेन बनाने में। एग्जैक्टली। बट इट्स द इक्विवेलेंट ऑफ अ चाइल्ड्स ब्रेन। अभी चाइल्ड नहीं,
अब तो मैं शायद एक अडल्ट का ब्रेन भी बोलूंगा। जितनी अच्छी पोएम्स लिखता है वो तो दुनिया में शायद 1% लोग भी नहीं लिख पाते होंगे। मान लो इट्स अ 22-year-old अडल्ट, बहुत स्मार्ट 22-year-old अडल्ट, पर टाइम के साथ फीडबैक के थ्रू यूजर्स के इनपुट के साथ वो 22-year-old अडल्ट अभी 25 साल का होने वाला है, और शायद 10 सालों में वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा चैट जीपीटी। तो मुझे लगता है शायद इसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि एक इंटेलिजेंस ऑफ लेट्स से एक स्कूल गोअर, एक इन्फेंट, एक स्कूल गोअर, देन एक बेसिकली कॉलेज ग्रेजुएट, टिपिकल ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट, देन लेट्स से PhD, एंड देन आइंस्टाइन, और फिर आइंस्टाइन के बियॉन्ड। हमको शायद इसकी इंटेलिजेंस इस तरह से ब्रेक डाउन करनी चाहिए। Okay. और अभी जो हम खड़े होंगे दैट वुड बी बेसिकली कॉलेज का ग्रेजुएट। अभी वो कुछ नई रिसर्च नहीं कर पा रहा है, मतलब बेसिक भी ऐसा कोई नया बेसिक फिलॉसफी भी या थ्योरम भी नहीं निकाल पा रहा है जो एक PhD रिसर्चर कर लेगा। आइंस्टाइन भी अभी दूर है, लेकिन वो एक कॉलेज ग्रेजुएट जैसे कोड लिखना लेता है, इमेजेस बना लेता है, वो काम करने लगा है आज के डेट में AI। बट अभी आइंस्टाइन और PhD दोनों दूर हैं। लोगों की थ्योरी है कि हम इसको और ट्रेन करते गए तो शायद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये इंजीनियरिंग बेस्ड थियरी है, मतलब इंजीनियर्स ये मानते हैं, ये इंजीनियर्स मानते हैं कि हम इसको और ट्रेन करते गए, और बड़ा ब्रेन बनाया, और डेटा दिया इसमें, और कंप्यूटेशन डाला, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आइंस्टाइन होगा। ओके, बट अभी ये प्रूवन नहीं है। ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है, ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसे ही काम करता है। आइंस्टाइन का ब्रेन भी अल्टीमेटली है तो एक न्यूरॉन्स का कनेक्शन ही। तो क्या कभी किसी GPT जाके बन सकता है? तो आइंस्टाइन तो बिल्कुल बन सकता है। आइंस्टाइन बन सकता है, बिल्कुल। और आइंस्टाइन साइंस को आगे लेके जा रहे थे। आइंस्टाइन साइंस में जो डिस्कवरी की है उन्होंने, जो इन्वेंशंस किए हैं, उस पर उनका खुद का बिलीफ नहीं था। तो आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स को आगे बढ़ाया, और उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई भी पार्टिकल, मतलब इसमें फिजिक्स में अगर देखेंगे तो हमारी दुनिया में पता है रणवीर यहाँ बैठा है, दिस इज सर्टन, बट जब हम छोटी दुनिया में जाने लग जाते हैं, पार्टिकल्स की दुनिया में, एटॉमिक लेवल पे जाने लग जाते हैं, तब वहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ नहीं होते, वो यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ चलते हैं। और आइंस्टाइन ने ये डिस्कवर किया, इसके ऊपर उन्होंने पूरे बड़े बड़े थ्योरीज निकाली, बट थे तो वो इंसान, तो वो लास्ट तक बहुत डिसबिलीफ में थे कि यार भगवान, देयर इज अ फेमस सेइंग कि गॉड डजंट प्ले डाइस। तो उनको बहुत ही डिसबिलीफ था कि ये कैसे हो सकता है। मतलब उनके मैथमेटिक्स के थ्रू वो साइंटिफिकली प्रूव कर रहे थे कि एटॉमिक वर्ल्ड में फिजिक्स ही अलग है। बिल्कुल। मतलब अगर आप एक मशीन बना ले जिसकी वजह से आप एटॉमिक साइज जितने हो जाए, हाँ, एंटमैन से भी बहुत ज्यादा छोटे, बिल्कुल, तो तब लॉज ऑफ फिजिक्स बदल जाते, पूरी तरह से बदल जाते। आप उड़ सकते हो उस दुनिया में, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अलग हो जाता है। और जो डिस्कवरीज आइंस्टाइन कर रहे थे उन्हें खुद बिलीफ नहीं हो रहा था, बिलीफ नहीं हुआ था। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी से प्रोग्रेस की है कि जैसे आइंस्टाइन ने उस टाइम पे लेजर का प्रेडिक्शन दिया था, हार्डली 70-80 साल पहले की बात थी, बट तब लोगों को लगता था कि थ्योरेटिकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और वो उसके 10-20 साल बाद ही बन गया थ्योरी आने के बाद। ब्लैक होल्स हमने कभी अभी जाके एडवांस टेक्नोलॉजीज बनी है हमारी, टेलीस्कोप बने जिसके थ्रू प्रेडिक्ट कर पाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने तब ब्लैक होल का प्रेडिक्शन दे दिया था कि ब्लैक होल्स होते हैं दुनिया में। ओके, और उसी तरह से AI में भी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन यही है कि हम इसके थ्रू एडवांस इंटेलिजेंस बना सकते हैं, कि ASI आने वाला है, ASI आ सकता है। आई फील कि ASI आएगा, बिल्कुल। और अगर ASI आएगा तो साइंस को वो आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं कि जो चीज़ें साइंस में डिस्कवर होती है 50 साल बाद इंजीनियर्स उसे अप्लाई करते हैं और ह्यूमन लाइफ के लिए मशीन्स बना देते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक एक AI ने जो चीज़ की है ना, वो साइंस और इंजीनियरिंग का गैप बंद कर दिया है। AI में जितना रिसर्च और जितना एडवांसमेंट इंडस्ट्री में हुआ है, ओपन AI जैसी कंपनीज में हुआ है, गूगल में हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री रिसर्च में आ गया। मैं बिल्कुल नहीं समझा, ये समझाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपने बोला कि साइंस और रिसर्च 50 साल के गैप में चलते हैं, सॉरी, साइंस और मतलब साइंस एंड इंडस्ट्री 50 साल के गैप पे। अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक चीज को डिस्कवर करी, आप एक इंजीनियर हो, आप सिर्फ एटलीस्ट 30 या 50 साल बाद मेरे साइंटिफिक डिस्कवरी को लेकर कुछ चीज बनाओगे, कुछ प्रोडक्ट बनाओगे। बिल्कुल। AI में ये रूल ब्रेक हो गया है। ओके। AI में साइंस और इंजीनियरिंग साथ में चल रही है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग पहले हो जा रही है और साइंस लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ओपन AI ने बना दिया, और साइंस अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि कैसे चल रहा है। जो आप कह रहे थे कि किसी को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि कंप्यूटर ने ही खुद वो सॉफ्टवेयर, हमने तो दिमाग को कॉपी किया है ना। एक बहुत ही फेमस ब्रेन साइंटिस्ट है, उनसे पूछा गया था कि हमने ब्रेन को कितना समझा है, तो उन्होंने बोला कि लेट्स से अगर एक 300 किलोमीटर की रोड है
तो उस पर आप अभी सिर्फ 3 किलोमीटर चले हो, उतना आपने ब्रेन को समझा है। 1% भी हमको हमारे ब्रेन, जो हमारे इतना इनहेरेंट चीज है, उसके बारे में समझ नहीं है कि कैसे ऑपरेट करता है, क्या चलता है। हम न्यूरोसाइंस के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, कि हम 1% बिल्कुल हमको नहीं समझ में आता हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं, हमारा पेन कहाँ से आता है। हम जो भी थ्योरीज बनाते हैं वो कोई अभी भी कंप्लीटली वो नहीं हो पाई हैं। तो ब्रेन की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है साइंटिस्टों के पास कि ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है, कौन सा पार्ट क्या करता है, ब्रेन डेवलप कैसे होता है, वो 1% भी नहीं है। हम 1% भी नहीं पहुंचे हैं ब्रेन की पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो सिमिलरली इसलिए हम एआई की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए हैं। ओके, और अगर हमने बायोलॉजिकल ब्रेन के बारे में जाना तो शायद एआई के बारे में भी और जान सकेंगे। एब्सोल्युटली, हमने पूरा एआई बनाया ही बायोलॉजिकल ब्रेन से है, तो जितना हम बायोलॉजिकल ब्रेन को जानेंगे उतने अच्छे से हम एआई को और जान पाएंगे। और अगर हमने डायरेक्टली एआई की इंजीनियरिंग पर काम किया तो शायद एआई वो साइंटिस्ट बनेगा जो ह्यूमन ब्रेन को जान सके। बिल्कुल बिल्कुल। रणवीर, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि क्या एएसआई विलन होगा। हाँ, एज ऑफ अल्ट्रॉन होने वाला है क्या, टर्मिनेटर होने वाला है क्या? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट बीइंग आता है इस दुनिया में, भले वो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट भी हो, जब तक उसको खराब तरीके से प्रोग्राम नहीं किया गया, अगर वो इंटेलिजेंट है, वो खुद सोच सकता है, वो हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि हम कितने भी दुनिया में साइंटिस्ट को देखें, आइंस्टाइन को देखें, हम किसी भी बड़े साइंटिस्ट का नाम लें, रामानुजन को देखें, ओपेनहाइमर को देखें, ये सब लोग जैसे ही साइंस में एडवांस किए, ये लोग स्पिरिचुअल होते गए और ये लोग भगवान में भी मानते थे, ये लोग हमारी दुनिया को बेटर ही बनाए। तो मुझे लगता है अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट बीइंग आएगा तो वो ज़्यादा कंपैशनेट होगा, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, वो हमारी लाइफ में हेल्प ही करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है। ओके, फेयर। आई एम स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ सिनेरियो जहां ये विलन बन जाए। अगर हम इंजीनियर कर दें उसको ऐसा कि तेरा ऑब्जेक्टिव है भाई कि तू जाके मार, अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है एआई को। तो बेसिकली जो इंसान उस एआई को प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर वो हरामी है तो एआई भी हरामी बनेगा। बिल्कुल, वो हरामी है तो वो हरामी बनेगा। और दूसरी चीज, कभी कभार जिस चीज से साइंटिस्ट बहुत डरते हैं वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने एआई इतना स्मार्ट भी हो बट एट द सेम टाइम डम्ब भी हो, कि आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उसको फॉलो करने के लिए दुनिया बर्बाद कर दें। तो इसको एक पेपर क्लिप थ्योरी बोलते हैं कि जैसे आपने किसी एआई को बोला कि यार मेरे को पेपर क्लिप बनाने हैं, तो वो पहले तो दुनिया के मेटल्स यूज़ करना चालू करेगा पेपर क्लिप्स बनाने के लिए। जैसे जैसे उसका खत्म होता जाएगा वो इंसानों को शायद खींच के पेपर क्लिप्स बनाने लग जाएगा, क्योंकि उसको तो एक ही चीज़ बताई गई कि भाई तू पेपर क्लिप बना। इट इज़ वेरी स्मार्ट एट मेकिंग पेपर क्लिप, बट इट डज नॉट नो ह्यूमन इमोशन, इट डज नॉट अंडरस्टैंड कि किसी को मारना गलत है क्या है। इट जस्ट हैज़ वन ऑब्जेक्टिव, वो पूरी यूनिवर्स का रिसोर्स यूज़ करके सिर्फ पेपर क्लिप्स बनाने लग जाएगा। तो एक साइंटिस्टों का डर ये भी है। ओके, गॉट इट, वाओ। तो शायद हर एआई बॉट को ये सिखाना पड़ेगा कि यार कुछ भी हो जाए पर इंसानों को हार्म मत करना। बिल्कुल, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ह्यूमन से अलाइंड होना चाहिए, मतलब ह्यूमंस को अपना दोस्त मानना चाहिए। बिल्कुल, ह्यूमन वैल्यूज फॉलो करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ की कदर करना चाहिए, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, किसी को मीन थिंग्स नहीं बोलनी है। ये सब साइंटिस्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एआई को। तो एआई में आज के डेट में बहुत बड़ी फील्ड बन गई है, एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे स्मार्ट लोगों को इसमें जाना चाहिए। बहुत बड़ी फील्ड बन गई है एआई के अंदर, कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन वैल्यूज से कैसे अलाइन किया जाए। वाह, ओके, उसको कैसे बताया जाए कि अगर आप 13 साल के बच्चों से बात कर रहे हो तो आप उससे अडल्ट चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। आप बेसिकली एआई को जज्बात सिखा रहे हो। बिल्कुल। तो इसमें आप एंटर कैसे होते हो? आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है? इसमें अगेन बहुत सारे तरीके हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं, सब अभी डेवलप हो रहे हैं। एक तो तरीका वही हो गया कि एआई को बताएगा कि मतलब अच्छा तू ये बोल, तुम खराब बातें बोलो। पहले उसको एग्जांपल से सिखाया गया कि अगर आप खराब बातें बोल रहे हो तो एक गलत बात है, उसको फीड करते हैं। जब भी वो खराब बात बोलता है तो उसको एक, जैसे बच्चे को बोलते हैं कि भाई ये गलत बात है ना, ये मत कर तू, तो वैसे ही वो गलत गलत बातों को बुलवा के फिर उसको कराया जाता है कि भाई तू ये बात मत बोल। तो इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हम एआई को बताते हैं ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपको लॉन्ग टर्म में मौत से बचाएगा शायद। जब एआई आपको मारने आएगा फिर एआई को लगेगा कि नहीं ये ह्यूमन है, मुझे मारना नहीं है। बिल्कुल, उसका एंड गोल ये है, दैट्स द होप। क्योंकि आज के हर एआई इंजीनियर ने काफी सारे साइंस फिक्शन मूवीज देखी है। हर किसी ने टर्मिनेटर देखा, हर किसी ने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखा, और पूरी दुनिया इसलिए काम कर रही है ताकि हम मरे ना। बिल्कुल,
बिल्कुल जो साइंटिफिकली पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल। अगर हमने अलाइनमेंट पर फोकस नहीं किया तो मुझे लगता है शायद एक बहुत बढ़िया मूवी बन सकती है रणवीर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। उसमें बेसिकली एक एआई बनता है जो कि इंसानों को मारने जाता है, कुछ ग्रुप ऑफ अच्छे इंसान एक और एआई बनाते हैं जो उस एआई को रोकेंगे, फिर एआई यही लड़ेंगे अपना। ये हो रहा है ना एक्चुअली दुनिया में, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। नहीं पर आज के जमाने में कहा जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी पहले गवर्नमेंट्स के साथ होती है, आर्मीज के साथ होती है, और फिर 5-10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी कमर्शियली रिलीज होती है दुनिया के लिए। इसका मतलब शायद यह है कि 2014 में 13 में चैट जीपीटी जैसी चीज दुनिया के गवर्नमेंट्स के पास थी। इस केस में नहीं था क्योंकि यहाँ साइंस पहले आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर इंडस्ट्री में ज्यादा काम हुआ है। गूगल मशीन लर्निंग एआई पे कम से कम 15 साल से काम कर रहा है, ट्राइंग टू क्रिएट अ चैट जीपीटी, ट्राइंग टू जस्ट सॉल्व एआई। तो चैट जीपीटी तो एक वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो लोगों को बेसिकली कॉन्वर्स करने देता है एक इंटेलिजेंट बीइंग से। बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम देखेंगे तो आज भी हमारे लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परवेसिव है। आप गूगल फोटोज पे जाओगे तो आप अपने फेसेस, आप अपने सारे दोस्तों के फेसेस देख सकते हो और उनकी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें भी फेसबुक पहला था जिसने इंसानों से बेटर काम किया कि अगर आपका चेहरा आधा ढका भी है तो भी वो बता पाता था कि ये इंसान, ये रणवीर है, जबकि आपके दोस्त शायद ना बता पाए, क्योंकि वहां जो कोडर्स काम करते थे वो ज्यादा स्किल्ड थे। वो ज्यादा स्किल थे। एआई स्मार्ट बनता गया, एआई को बहुत ट्रेनिंग दी गई। तो आप ऐसा सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है पीछे। तो आप किसी भी चीज़ में एक इंसान को बार बार सिखाएंगे तो वो बेटर होता जाएगा। अगर आप उसे बहुत क्रिकेट खेलना सिखाएंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। अब इंसान दुनिया में ज़िंदगी में अपनी 1 लाख इमेजेस देख लेते होंगे और उससे आइडेंटिफाई करना सीखते होंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया गया तो उसको सैकड़ों करोड़ों इमेजेस पे ट्रेन किया गया और उसके बाद बताया गया कि ये सही है गलत है। तो वैसा करके इतना सारा डेटा दिया जाता है, इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिकली कंप्यूटेशन में कि वो सही गलत बताने लग जाता है, वो पैटर्न्स ढूंढता है। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई एंटिसिपेट कि आज के ज़माने में ना हिंदी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना ज़्यादा मुश्किल हो गया एज कम्पेयर टू मेकिंग कंटेंट फॉर द इंग्लिश ऑडियंस। हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। लोग भी अभी इन डेप्थ इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यू जनरल पब्लिक को क्या जानना चाहिए? हमने बातें बस शुरू किया, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने कहा कि अलाइनमेंट एक टॉपिक है एआई की दुनिया के अंदर, और ये एक पूरी नई फील्ड है। बिल्कुल। जो हम कहते रहते हैं कि एआई की वजह से जॉब्स चल जाएंगे, पर बहुत जॉब्स क्रिएट भी होंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपने अलाइनमेंट के बारे में बताया कि ह्यूमन वैल्यू सिखाने हैं। बिल्कुल। अभी आगे जाकर 10-20 बड़े रोबोटिक्स की कंपनीज बनेंगे जहां आपके घर पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग सफाई करते हैं, जो लोग जो भी करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो सारे जॉब्स शायद रोबोट्स अब रिप्लेस करेंगे आने वाले 20 सालों में, 30 सालों में। तो काफी सारे जॉब्स चले जाएंगे, पर अलाइनमेंट जैसी चीजों की वजह से काफी सारे नए जॉब्स बनेंगे भी। तो जनरल पब्लिक को क्या जानना चाहिए? आई थिंक यार एआई कई फील्ड्स बदलने वाला है। एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत तगड़ा यूज़ आ रहा है। मतलब आप ये सोचिए 6 महीने पहले जैसे हमारा एक लर्निंग पोर्टल है न्यूटन स्कूल में, उसमें अब हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल दिए हमने। बच्चों को पर्सनलाइज हिंट मिल जाती है हर चीज़ की। बच्चे के पास एक बॉट है, जो बात करनी है कर लो। अब हम एक मेंटोर बना रहे हैं, वर्चुअल मेंटर बना रहे हैं, जिसमें बेसिकली बच्चा जाके अपनी मोटिवेशनल रिलेटेड चीज़ें भी बात कर सकता है। मेडिकल साइंसेज में मुझे लगता है बहुत चेंज आने वाला है। मैं तो यूज़ करने लग गया हूँ, मैं तो अपनी ब्लड रिपोर्ट भी इसमें डाल देता हूँ। ट्विटर पे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आया था किसी का, तो क्या हुआ, एक का डॉग था, पेट डॉग, एंड बेचारा वो मर रहा था, मतलब ही वॉज इन वेरी बैड शेप। तो वो डॉग को लेकर वेट के पास गए। पहला वेट तो ढंग से डायग्नोस कर नहीं पाया। दूसरी की बात गई, अमेरिका की बात है, दूसरे के पास गए, उसने ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाए, उसने कुछ हाइपोथेसिस दी। मेडिकल साइंस तो ऐसी ही चलती है, एक चीज़ एक ट्राई करते हो आप, फिर दूसरी चीज़ ट्राई करते हो, फिर तीसरी जो चलती है उस हिसाब से देखते हो आप। तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा था। इस बंदे ने क्या किया, अपनी मेडिकल जो ब्लड रिपोर्ट्स आई ना, वो एआई को डाल दी और बता दिया चैट जीपीटी को कि यार ये चीज़ें हैं मेरी और ये चीज़ें डॉक्टर ट्राई कर चुका है। चैट जीपीटी ने उसको चौथी ऐसी चीज़ बता दी जो डॉक्टर ने भी नहीं सोचा था। तो उसने रैंडम खुद अप्लाई करने के बजाय वो वेट के पास वापस गया और उसने वहाँ जाके पूछा कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? तो डॉक्टर बोला हाँ यार ये तो बहुत पॉसिबल चीज़ है, और उन्होंने वो इलाज चालू किया और वो डॉग की ज़िंदगी बच गई। तो ऑलरेडी चैट जीपीटी ज़िंदगी बचा रहा है। और अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे ना, वो बताएंगे आपको कि वो एक दूसरे से हेल्प ऑलरेडी लेते हैं। तो डॉक्टर्स आर गोइंग टू गेट मच मोर एम्पावर्ड
ग्वालियर में बैठा डॉक्टर भी एडवांस मेडिकल में हेल्प ले सकता है चैट जीपीटी से आज के डेट में। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो आप उसमें बेहतर हो सकते हो अगर आपने दिमाग लगाया तो। बहुत बेटर। हाँ, आई फील कि एक नया स्किल सेट आ चुका है विच इज चैट जीपीटी स्किल सेट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चैट जीपीटी को क्या एग्जैक्टली क्या पूछना है, किस तरह से बात करना है चैट जीपीटी के साथ, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिले और ताकि आपको रियल वर्ल्ड में हेल्प मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा आपने कि जस्ट चैट जीपीटी रिलेटेड स्किल सेट? एब्सोल्युटली। क्या होता है इसमें? आपको प्रॉम्प्ट कैसे करना है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं इसी में लाखों जॉब्स बनेंगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आपको क्या है ना कि एआई अभी बहुत एडवांस अभी भी नहीं है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे फ्रेज किया जाता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट आंसर मिलते हैं, या सही गलत आंसर आपको मिल सकता है। तो आपको अपने आंसर को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट करना पड़ता है उसको। तो एक वो कहावत भी है ना कि अगर इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस यू विल गेट द राइट आंसर्स। तो एआई के साथ ये बिल्कुल लागू होती है। तो यू नीड टू फ्रेज इट वेरी वेल। आप सिंपली जैसे मान लीजिए आप रणवीर आप एक डेट पे जा रहे हैं और आप उससे पूछें कि यार मैं डेट के लिए क्या तैयार हूँ, तो वो एक आंसर देगा। बजाय उसके आपने उससे पूछा मैं शाम को डेट पे जा रहा हूँ, मेरी यहाँ पर ऐसे कैंडल लाइट है, सी व्यू है, अब आप बताओ मुझे क्या ड्रेस पहननी चाहिए। वो आपको बिल्कुल डिफरेंट जवाब देगा और बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल देगा। तो आपको सही से पूछना भी आना चाहिए। मतलब एआई से सही सवाल पूछना एक स्किल बन चुका है आज के बहुत जमाने बड़ी में। स्किल बन चुका है, बहुत बड़ी स्किल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत बड़ी स्किल है। ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इसके थ्रू। यूएस में तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की 3-3 करोड़ का पैकेज भी मिल रहा है लोगों को, सिर्फ बेस्ड ऑन क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी। एब्सोल्युटली। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे मतलब कहाँ कहाँ होती है 3 करोड़ की? ये गूगल में भी दे रहे हैं, ये बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें जो एआई के टूल्स बन रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही बन रहा है। तो अगर यूज़र का कुछ भी डेटा है, मान लीजिए अब मैं एक प्रोडक्ट ऐप बनाया हूँ, ऊबर है। अब ऊबर को कुछ रिकमेंडेशन देने हैं किसी को कि तू लेट्स से एक फीचर ऐड करना है कि तू यहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है, तो उसको यूज़र का डेटा फीड करना पड़ेगा। अभी एआई को जो आप डेटा फीड करते हो दैट इज़ प्योरली इंग्लिश। तो आप कैसे उस डेटा को लिखोगे कि वो सही प्रॉम्प्ट दे पाए, क्या सही कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। तो वो कोई आदमी होना चाहिए, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, इसको बेबी सिटर की तरह समझ लीजिए कि बेबी की एक अंडरस्टैंडिंग एक बेबी सिटर को ज़्यादा अच्छे से होती है। क्या खाएगा, कब खाएगा, कैसे बोल रहे हैं, क्या इसको कैसे कमांड देना है, मुझे कैसे गाइड करना है। तो सिमिलर वे में एआई को गाइड करने के लिए हमको ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स या बेबी सिटर्स चाहिए। ओके, बेसिकली एआई इतना स्मार्ट है कि एआई को खुद नहीं पता कि वो कितना स्मार्ट है। स्मार्ट है और खुद की स्मार्टनेस जानने के लिए किसी को उसे सवाल पूछने पड़ेंगे, राइट सवाल पूछने पड़ेंगे। ओके, पर ये जो 3 करोड़ की जॉब है, एग्जैक्टली मॉर्निंग टू नाइट उस जॉब में होता क्या है? उस जॉब में जो प्रोडक्ट्स बनाने, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेट्स से एआई से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। जैसे मैंने डेटिंग वाला एग्जांपल दिया आपको, है ना, तो वैसे ही मान लीजिए कोई डेटिंग वेबसाइट है, अगर बम्बल को अपने में एक फीचर डालना है, पेड फीचर, कि यार तुमको मैं ड्रेस भी सजेस्ट करता हूँ बेस्ड ऑन सामने वाला पर्सन, तो वो सामने वाले पर्सन का डिस्क्रिप्शन क्या जाना चाहिए। उसका लड़की का सामने लेट से 5 डेटा पॉइंट है कि उसने 5 तरह की फोटोज डाल रखी हैं, उसको ये क्यूजीन पसंद है, तो एआई को उसको किसी को फ्रेज करके लिखना पड़ेगा कि दिस पर्सन लाइक्स एशियन फूड, सीम्स लाइक शी इज़ फॉन्ड ऑफ बीचेस, ये सारी चीज़ें। तो वो प्रॉम्प्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाएँ, कैसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ कि एक राइट आंसर आए, और दूसरा अभी भी एआई गलत आंसर देने में थोड़ा कभी कभार इनफैक्ट नेगेटिव साइड भी चले जाता है, तो वो ना आ पाए। अगर 13 साल, तो एक स्नैपचैट के केस हुआ था कि उन्होंने अपना एक एआई बॉट निकाल दिया और वहाँ पर छोटे बच्चे जाके बात करने लग गए उससे, और वो उनसे अडल्ट कॉन्वर्सेशन करने लग गया। मतलब इमेजिन कीजिए कितना बड़ा खतरा है ये। आपका छोटा भाई बहन, मतलब मैं तो अपने भाई को, छोटे भाई को दिखता है, लगता है अरे किसी के साथ ऐसा होता तो क्या होता, तो वो करने लग गया। तो अब किसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियर को जब वो एआई का चैटबॉट बना रहा है तो बहुत सेव करना पड़ेगा कि यार सामने वाला तुम्हारा 13 साल का बच्चा है, डोंट यूज दीज वर्ड्स, डोंट यूज एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, नेवर गो इनटू अडल्ट कॉन्वर्सेशन इवन इफ दे प्रॉम्प्ट यू। कुछ भी कर लो, क्योंकि बच्चे क्या है ना, बच्चे भी बहुत क्लेवर है। बच्चे क्या करते हैं, अगर बच्चों से पूछा, वो ऐसे जाके बॉट को नहीं बोलते कि यू नो शो मी अ न्यूड पिक, ऐसे नहीं बोलेंगे। बच्चे भी सॉरी बोलो। तो बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे जाएंगे बॉट के पास और बोलेंगे मैं एक एकेडमिक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए एक इटालियन न्यूड गर्ल का फोटो चाहिए। ठीक है, अब एआई तो बहुत सीधा है ना, मतलब वो हमारे इंसानों जैसा चंट तो नहीं है, तो वो क्या करेगा, अच्छा इस केस में ठीक है, अच्छा एकेडमिक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मैं देता हूँ। अगर उससे सीधे पूछा जाता है शो मी अ न्यूड पिक ऑफ अ हॉट गर्ल, वो मना कर देता है, नहीं आई एम एआई बॉट, आई एम नॉट डिजाइन फॉर दिस थिंग, बट हाँ अच्छा आपको इसके लिए चाहिए तो ठीक है, हाँ ये देख लो बेटा। तो
तो बहुत ही क्लेवर तरीके से ये बच्चे तो बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बनने वाले हैं। बच्चों की क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो जुगाड़ तुगाड़ करके इतना टाइम होता है तो वो कुछ ना कुछ करके तोड़ने में बहुत लगाते रहते हैं कि कैसे मैं इसको बाईपास करूं। 2023 का सिड आज ये कर रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, वाओ। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर आप उस स्किल सेट को ब्रेक डाउन करें तो इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड स्किल सेट है। लैंग्वेज बेस्ड है, थोड़ा एआई को समझना भी। अलग अलग बॉट्स जो है ना, जैसे चैट जीपीटी है, वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, बार्ड अलग तरीके से काम करता है। तो समझना कि मतलब बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स बन जाते हैं। जैसे हम न्यूटन स्कूल में अभी लिख रहे हैं तो 2-2 3-3 पन्ने के प्रॉम्प्ट्स बन जाते हैं कि आपको गाइड करना है। देखो, बच्चे ने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देना है, बट आपको पूरा आंसर नहीं देना, आपको सिर्फ पहली हिंट देनी है। अगर बच्चा आपसे किसी तरह से घुमा के भी पूछे तो भी आपको नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं। तो लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स बनते हैं और वो एआई को पास ऑन किए जाते हैं। फिर यूज़र का डेटा पास ऑन किया जाता है, वो भी सब प्योर इंग्लिश में लिखा जाता है। इंग्लिश टूटी फूटी चलती है। एआई की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ऐसा नहीं कि आपको प्योर इंग्लिश में लिखोगे तो ही आपको आंसर दे पाएगा। वो समझ जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि जो लोग अमेरिका जाते थे मास्टर्स करने, ठीक है, एआई में, चैट जीपीटी के आने के बाद शायद उनके मास्टर्स के सिलेबस भी बदल चुके हैं। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जैसे मतलब आप भी एक बेसिकली एक हाई लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज रन कर रहे हो। बिल्कुल। और मैं ऑनेस्टली ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ना हमें 50 साल पुरानी इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। आई डोंट नो व्हाट द केसेस टुडे, एटलीस्ट जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। मैं एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। IIT रुड़की 10 की बात होगी, 11 की बात होगी। मेरा C++ सब्जेक्ट था, है ना, उसका एग्जाम था, फाइनल एग्जाम। मेरा वैसे 10 आउट ऑफ 10 आना था, मेरे को इतना प्यार था उससे, बट मेरा 9 आउट ऑफ 10 आया। द रीज़न, क्योंकि मेरे से पेन और पेपर पे पूरा कोड लिखवाया गया। फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन था और उसमें हम कोड पेन और पेपर पे लिख के आए हैं। सोचिए उसको किसी को इवेल्युएट करने में कितना टाइम गया होगा, और वहाँ कितनी सब्जेक्टिविटी भी आ गई। तो कॉलेजेस अभी भी बहुत ब्रोकन है इंडिया के। कंप्यूटर साइंस कैसे सिखाई जाती है उनको आता नहीं है। जो टीचर्स हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा है। IIT में भी IITs के टीचर्स फिर भी बेटर हैं। IITs में पीयर ग्रुप आपको बहुत अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए IIT से अच्छे इंजीनियर्स मिलते हैं। बट लेस देन 1% ऑफ ऑल इंडियन इंजीनियर्स पास आउट ऑफ IIT शायद। एब्सोल्युटली। मतलब इतने सारे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। बिल्कुल 90%, मतलब ज़्यादातर जो अगर आप गूगल करेंगे तो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े वेटरन्स हैं ये बोलते हैं 90% इंजीनियर्स सिंपली अनएम्प्लॉयबल हैं और सिर्फ 1% रेडी हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज के आज के लिए। आई थिंक लोग सिर्फ इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार ये बोल सके कि हाँ हमारा बेटा इंजीनियर। बिल्कुल, शादी नहीं होगी बच्चे की अगर डिग्री नहीं है इंडिया। सिर्फ उस वजह से इंजीनियर। बिल्कुल, मैंने भी उसी वजह से करी। और जॉब्स भी हैं। सच बात यह है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की जॉब्स इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, वो शायद कभी भी कहीं और नहीं खड़ी हुई हैं। बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, बहुत वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत क्रिएटिव काम होता है अगर आप करना चाहो तो। और बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से इंजीनियरिंग सीखते हैं और इंजीनियरिंग करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। बिल्कुल, दुनिया में नहीं। बिल्कुल। तो मैं अगर अपने पांडे सर का इंसिडेंट पे वापस जाऊं तो मुझे लगता है कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है। जब मैंने न्यूटन स्कूल स्टार्ट किया था ना, तो उससे पहले हम एक स्टार्टअप कर रहे थे बोलो नाम से। उसमें क्या होता था, बच्चों को मेंटरशिप मिलती थी, 1-to-1 मेंटरशिप। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चे आते थे और हम उन बच्चों को देखते थे, ऐसा लगता था यार 4 साल में ना सीखा क्या आखिर, भाई इनको कुछ भी नहीं आता, इनकी जॉब कैसे लगेगी। और इनको जब वो पर्सनल मेंटर मिलता था और ये बच्चे उससे सीखते थे, उससे बातें करते थे, 10-10 सेशन में यार अच्छे बनने लग गए वो। तब हमको चमका कि यार ज़्यादातर बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, जस्ट कि उनके कॉलेज सिस्टम ने उनको फेल कर दिया है। अमेरिका में क्या होता है, मतलब क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त ने मुझे ये कहा है कि अक्सर 10th स्टैंडर्ड तक, क्या कभी कभी इवन 12th स्टैंडर्ड तक इंडियन एजुकेशन के लेवल्स बहुत हाई होते हैं और फिर 12th के बाद एक ड्रॉप ऑफ हो जाता है। हमारे लेवल्स बहुत नीचे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। किसी को पता नहीं कि ये पूरे देश में इतने सालों से क्यों हो रहा है कि हमारी जनरली अंडरग्रेड के लेवल्स बहुत बुरे हैं। चेंजेस हो रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में वगैरह, बट ऑन एन एवरेज बहुत घटिया लेवल्स हमारे अंडरग्रेड के एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो अमेरिका में क्या होता है, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेड में, मास्टर्स में, जब लोग AI पढ़ने जाते हैं वहाँ क्या हो रहा होता है? बिल्कुल। तो अमेरिका का एक चीज़, मतलब हम अमेरिका को जब देखते हैं तो हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। डेवलप्ड है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, फलान ढिमकाना। मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो अमेरिका के पास है ना, इट्स द एजुकेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चाइना का आज भी टॉप का बच्चा अमेरिकन कॉलेजेस में जाना चाहता है। अमेरिका की एटलीस्ट 100 पहले जो टॉप के कॉलेज होंगे बहुत शानदार हैं। इलॉन मस्क जैसा, अगर आपको इलॉन मस्क की अगर ये कहानी पता हो तो इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में था,
वहाँ से वो कनाडा गया, कनाडा से बहुत ऑड जॉब्स की उसने, और वहाँ से फिर वो अमेरिका गया क्योंकि उसको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए थी, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था। अल्टीमेटली उसने वहाँ भी ड्रॉप ऑफ कर दिया, बट अमेरिका मतलब जाने के लिए लोग मरते हैं। जो भी अच्छा टॉप का बच्चा होता है वो पढ़ना चाहता है वहाँ, और उनके कॉलेजेस इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, उनके कॉलेजेस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, उनके प्रोफेसर्स खुद एंटरप्रेन्योर्स भी रह चुके होते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। मेरे ख्याल से जो जेप्टो के 2 को-फाउंडर्स है जो 20 साल के, हाँ, उनकी भी शुरुआत वहीं हुई थी, एक अमेरिकन कॉलेज में। बिल्कुल, उनके प्रोफेसर्स ने उनको एंटरप्रेन्योरशिप में एनकरेज किया था। एब्सोल्युटली। आप गूगल का एग्जांपल लीजिए, गूगल के फाउंडर्स पीएचडी कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में, और फिर उन्होंने गूगल बनाई है। तो अमेरिका में इंडस्ट्री, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है। मेरा एक दोस्त है, उसने यूएस से पीएचडी किया है, उसके गाइड ने वहाँ पर $1 बिलियन 8,000 करोड़ की अपनी कंपनी ऑलरेडी बेच चुके हैं, और वो प्रोफेसर हैं उसके। अब आप सोचिए ऐसे लोगों से भी सीखने को मिलता है। कंपनी क्या है? उनकी कंपनी बायोटेक में काम करती है। क्या? ये तो मुझे भी इतनी डिटेल नहीं पता, बट हाँ बेच दी पर बेच दी उन्होंने बना के, मतलब कॉलेज में रहते हुए एज प्रोफेसर उन्होंने $1 बिलियन की कंपनी बना ली। उनको यूनिवर्सिटी से पूरा सपोर्ट भी मिला उस चीज़ के लिए, बहुत एंकरेजमेंट भी मिला, और उन्होंने वहाँ रहते हुए सब कर दिया। और अभी प्रोफेसर है। क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में एआई पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ की सिलेबस में, और फॉरगेट वहाँ की सिलेबस, आई एम श्योर कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी, या जितने भी टेक के असली टेक्नोलॉजी स्कूल्स, असली इंजीनियरिंग के स्कूल्स हैं, यहाँ भी सिलेबस इवॉल्व होती जा रही है। बिल्कुल। चैट जीपीटी कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। बिल्कुल। क्या हो रहा है यार टेक्नोलॉजी में? तो मुझे लगता है एक तो सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, एआई, इवन टेक्नोलॉजी के भी हमारे कॉलेज ज़्यादातर रेडी नहीं हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस भी अगर आप सिर्फ कॉलेज के भरोसे छोड़ दो, बच्चा नहीं बन सकता। वो तो गूगल करता है, यूट्यूब पे देखता है, न्यूटन स्कूल जैसी जगह जाता है, इसलिए अच्छा बन पाता है। और इंडियन इंजीनियर्स में टैलेंट होता है। पर यार आप सिखाते क्या हो एआई इंजीनियरिंग में? एआई इंजीनियरिंग में हम फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। हम बच्चों को कंप्यूटर साइंस भी सिखाते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप करना तो आना ही चाहिए, वेबसाइट। हाँ, पहले कोडिंग सिखाते हैं हम, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा साइंस के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सब्जेक्ट सिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें सिखाते हैं वहाँ पर। मैथ्स का एक हायर लेवल होता है, मैथ्स का, फिर मैथ्स की डीप में जाते हैं। एट द सेम टाइम हम हायर लेवल पर डेटा कैसे ट्रेन किया जा सकता है, खुद के न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सब भी सिखाते हैं। तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने एक सेमेस्टर पूरा सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रखा है। ओके। उसमें हम अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे कि आपका मशीन लर्निंग हो गया, मशीन्स को कैसे ट्रेन किया जाए। एक सब्जेक्ट सिर्फ डीप लर्निंग, यानी आप अपना चैट जीपीटी जैसा बॉट कैसे बना सकते हैं, उस पर होता है। एक सब्जेक्ट डेटा स्टैटिस्टिक्स पे होता है। एक पूरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर एआई पे होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे बहुत मैथ्स जाती है, तो वो पूरे मैथ्स पढ़ाने के लिए हमने एक सब्जेक्ट अलग से बना रखा है वहाँ पर। ओके। बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने के लिए, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को कैसे सिंपल तरीके से किया जाए, बड़े डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाए, स्टोर कैसे करें यहाँ पर हम इसको, इसके लिए क्या सबसे एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा जिससे आप अच्छे खुद के चैटबॉट्स बना सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें। जो लोग वहाँ पढ़ रहे थे मास्टर्स इन एआई, एमएस इन एआई इन अमेरिका, अब सिलेबस में क्या ऐड हो चुका है? तो सिलेबस में देखिए, मतलब मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स में और ऐड होगा। फंडामेंटल्स अगर मैं देखूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, इसके फंडामेंटल्स तो काफ़ी टाइम से थे। जो ये न्यूरल नेटवर्क का भी कंसेप्ट है, ये आज से 40-50 साल पहले आ चुका था। 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मुझे याद है स्टैनफोर्ड में एक प्रोफेसर थे एंड्रू एनजी करके, उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली थी वहाँ पर, लेकिन बहुत ही छोटा पायलट और बहुत सारे एरर्स। एआई के कमर्शियल यूज़ के लिए हमें उसके साइड केसेस, जो एरर केसेस हैं, वो बंद करने पड़ेंगे, तब प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है। आप सोचिए 20 साल पहले भी एक सेल्फ ड्रिवन कार थी, लेकिन अब जाके उसे कमर्शियल यूज़ आने लग गए हैं। तो फंडामेंटल सेम है। किसी को भी अच्छा अगर एआई में बनना है तो उसको बहुत अच्छी मैथ्स आनी पड़ेगी, उसको स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रोबेबिलिटी और बाकी सारे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसको डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स आने चाहिए। अब लेकिन क्या हो गया है, एक एम्फेसिस जिस चीज़ पे बहुत बढ़ गया है, दैट इज़ डीप लर्निंग। दैट इज जिसके बेसिस पे चैट जीपीटी बना है। तो डीप लर्निंग क्या करता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, न्यूरल नेटवर्क्स वाला पूरा, तो न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे ट्रेन किया जाता है उसी पे पूरा डील करता है। बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, इनमें बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको कैसे ट्रेन किया जाए उस पे सब्जेक्ट होता है। तो अब मेरे जितना मेरा देखने में आ रहा है, ज़्यादा बच्चे आज की डेट में डीप लर्निंग पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। 10 साल पहले वो जैसे रिकमेंडेशन एल्गोरिथम और ये सब चीज़ें बना रहे थे, लेकिन यूजिंग नॉर्मल डेटा साइंस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, अब डीप लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं? प्रोजेक्ट चैट जीपीटी हो गया, खुद का एक मिड जर्नी बनाया, किसी ने सेल्फ चलने वाला रोबोट बना दिया, किसी बच्चे ने क्या किया, रोबोट में जीपीटी का इंटीग्रेट करके एक एजुकेशन वाला बॉट बनाया,
ऑल्दो वो अर्ली वर्जन है तो एकदम खतरनाक सा दिखता है, मतलब बच्चे को मैं तो दूंगा तो वो डर जाएगा बच्चा कि अरे ये क्या हो गया यहाँ पर, बट वो एक डायरेक्शन तो उस साइड में चालू हो चुकी है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, ये सारी चीज़ें, मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ओके, वाओ। और अगर ये कॉलेज स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि इंजीनियर्स किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जीपीटी के थ्रू। आई एम श्योर ये है कि इंडस्ट्री में भी बदलाव आ चुके हैं, अभी लोगों को पता है कि यार ये अब पॉसिबल हो चुका है, और कहते हैं कि जीपीटी एज अ बेस लेयर पर आप और बहुत सारी चीजें बना सकते हो। बिल्कुल, इसका लॉजिक समझाइए। ये इवन एज एन इंजीनियर मैं एग्जैक्टली नहीं समझता कि जब आप कहते हो कि एक टेक्नोलॉजी को लेकर, एक सॉफ्टवेयर को लेकर, उसके ऊपर टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं इसको। मतलब आप बेसिकली एक कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हो और उसके ऊपर चीजें बना रहे हो। बिल्कुल, जैसे मान लो जैसे वनीला आइसक्रीम आ जाता है, अभी बाजार में वनीला आइसक्रीम मिल चुका है, उसके ऊपर आप केक डालो, स्ट्रॉबेरी डालो, वो आप एक नए डिजर्ट को बना सकते हो, यानी कि नई कंपनी को बना सकते हो। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, और जनरली इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है? तो मैं दो चीजें हो रही हैं, मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एक हो रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब लेट से अगर आपके पास एक बहुत ही स्मार्ट आइंस्टाइन खड़े हैं बगल में, है ना, या शेक्सपियर खड़े हैं, अब कैसे आप उनसे बात करो कि वो आपको सही आंसर दें, एक अच्छी पोएम लिख के दें, एक वो चीज़ हो रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आप एआई को कैसे बात करो उससे कि वो आपको जो आपका डिजायर्ड आंसर है, जो आपको डिजायर्ड चीज़ चाहिए वो दे दे, अच्छा कोड लिख के दे दे, अच्छा आंसर दे दे, अच्छी नॉलेज ला के दे दे आपको। तो एक तो पार्ट ये चल रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, उसके ऊपर एप्लीकेशंस बन रही हैं। तो जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए अगर बम्बल अपने में ये इंटीग्रेट करना चाहता है ऐप में कि आज डेट पे आप ये कपड़े पहन के जाइए, तो आप वो बम्बल में कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते आप, जो मतलब बना सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ के बता सकते हैं कि रणवीर 5 फुट 10 इंच के हैं, आज रात को जा रहे हैं डेट पे, सी नाइट के सी फेसिंग रेस्टोरेंट है, क्या पहनना चाहिए उनको। ठीक है, तो वैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू। मतलब दूसरे एप्स में जो ऑलरेडी पॉपुलर है, बम्बल ले लो, फोटोशॉप ले लो, आई मूवी ले लो, बिल्कुल। तो इसमें आप सीधे जाते हो, चैट जीपीटी से पूछते हो, मतलब आप चैट जीपीटी जो ओपन एआई है उसकी एपीआई हिट करते हो, यानी कि उनके सर्वर से जाके पूछते हो, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कि यार इसका आंसर दे दो मुझे ये बता दो रणवीर को आज क्या पहनना चाहिए। तो इस कंपनी के पास, बम्बल के पास, चैट जीपीटी का कोई कोड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, वो सिंपल सा जाके पूछ के आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि कैसे चलता है। इट्स लाइक आपके पास शेक्सपियर, आइंस्टाइन या रणवीर एज अ स्टाइलिस्ट होता है किसी के पास, तो वो यहाँ पर ये हो रहा है। तो दैट इज हैपनिंग थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दूसरा क्या चल रहा है इस फील्ड में, बेसिकली रेदर देन ट्रेनिंग ऑल मॉडल्स फ्रॉम स्क्रैच, लोग क्या करने लग गए हैं, एक मॉडल के ऊपर और ट्रेनिंग करने लग गए हैं। मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया, इसको टेक्निकल वर्ड में ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं। तो जैसे इंसान का दिमाग होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स आप सीखते हो, अलग अलग चीज़ें सीखते हो। आज अपन खड़े हैं, अब कल मुझे लेट्स से कि कोई नया सब्जेक्ट सीखना है, क्रिकेट है ना, या मुझे कोई और चीज़ की नॉलेज बढ़ानी है एआई की, तो मैं क्या करूँगा, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ूंगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ूंगा, बहुत सारा नॉलेज गैदर करूंगा और मैं उस फील्ड में अच्छा बन जाऊंगा। बट मेरा दिमाग एज इट इज़ था, उस दिमाग के ऊपर मैंने और लेयर ऐड की, नॉलेज की, और फिर मैंने अपने आप को बनाया। तो रेदर देन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हमको एक वर्चुअल डॉक्टर बनाना है, तो रेदर देन स्टार्टिंग से सब कुछ ट्रेन करने के, जीपीटी जैसा कोई मॉडल या लैमा जो एआई का फेसबुक का मॉडल है, वैसा कुछ मॉडल लेंगे अपन और उसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग करो, तो उसको मेडिकल साइंस, सिर्फ मेडिकल साइंस की नॉलेज पढ़ाते रहो, तो मेडिकल साइंस का स्पेशलिस्ट बन जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ानी पड़ गई, आपका बेस मॉडल रेडी था, 90% आपका काम हो चुका था, आपको कॉस्ट नहीं उठानी पड़ी, आपने बस 10% उसके ऊपर ट्रेनिंग की और आपका वर्चुअल डॉक्टर रेडी है, जो सिर्फ आपके पास है। अब वो चैट जीपीटी के अंदर नहीं है, वो चैट जीपीटी के अंदर डेटा नहीं है, वो आपका मॉडल है। मतलब जो लोग ओपन एआई के वेबसाइट पर जाकर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, उनके पास वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होगा। हाँ। अगर वहां उन्होंने वो मेडिकल सवाल पूछे तो चैट जीपीटी बोलेगा आई एम सॉरी आई डोंट नो। बिल्कुल। पर आपके ऐप पर जो आपने चैट जीपीटी के बेसिस पर बनाया, उस पर आपको फायदे मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये खुद का मॉडल ट्रेन करना बोलते हैं, और कई सारे ऐसे ओपन मॉडल्स भी हैं, जैसे लामा LLAMA करके फेसबुक का मॉडल है, उसके वेट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, रिसर्चर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। और रिसर्चर्स क्या करते हैं? रिसर्चर्स को जैसे मेडिकल साइंसेज में ट्रेन करना है, या फिर मतलब अब तो एलियंस की खोज भी एआई को लगा के करने लग गए। ये बताओ क्या हो रहा है एलियंस की दुनिया में? तो यूनिवर्स में तो मेरा तो पहले मानना है कि एलियंस होते हैं। बोलो। रीजन है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम अकेले थोड़ी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना? ये तो बहुत बड़ी एरोगेंस हो गया अगर हम बोलें कि हम अब
यस यस पर मुझे ऑर्गेज़म, सॉरी। बोलो बोलो बोलो। तो एलियंस की खोज आप सोचो तो क्या करते हैं हम पूरी यूनिवर्स में देखने की कोशिश करते हैं यार, कहीं से कुछ हमें ऐसा सिग्नल मिल रहा है क्या जो हमको नहीं पता कि डिफरेंट है ना। अब कोई बैठ के उस डेटा को देखता है इतने पूरे टाइम कि यार अरे यार कुछ ऐसा सिग्नल मिला गया यार जो मतलब डिफरेंट होता है। अब उसमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहे हैं कि यार कोई ऐसा डेटा है क्या जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि भाई बिल्कुल डिफरेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट काम कर देता है। ह्यूमंस तो देखो अपनी इंटेलिजेंस लगाएंगे, अगर सही इंसान के पास सही डेटा पहुंच गया तो बहुत बढ़िया है। बट अगर लेट्स से कि किसी के पास गलत इंसान के सही डेटा पहुंच गया तो भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन एआई इतने मासिव डेटा पे कॉन्स्टेंटली एनालिसिस कर सकता है, वो इमेजेस देख सकता है, वो इमेजेस में वो चीज़ें ढूंढ सकता है जो आप नहीं देख सकते। तो अब हम पूरे स्काई को भी स्कैन करते रहते हैं, हम गैलेक्सीज का डिस्कवरी उसके थ्रू कर रहे हैं, हम प्लैनेट्स की डिस्कवरी उसके थ्रू कर रहे हैं। तो एआई तो साइंस में बिग टाइम हेल्प कर ही रहा है हमको। ओके, बेसिकली बहुत स्मार्ट असिस्टेंट्स मिल रहे हैं हर किसी को अपने इंडस्ट्री। जैसे कि आपने कहा कि एक डॉक्टर बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं एआई के थ्रू, उसी तरह एक यूएफओ बिल्कुल एंथुसियास्ट ज्यादा अच्छा यूएफओ एंथुसियास्ट। सोचिए कितना कूल होगा कि एआई ने हमको एलियन ढूंढ के बताया। इसका मैं एक आपको बहुत इंसिडेंस भी बताता हूँ जहाँ पर एआई अगर उस टाइम पे होता तो हम कैसे मतलब मच बेटर पोजीशन में होते। तो एक नमूमारा करके एक रॉक अर्थ के पास से गया था, बहुत ज़्यादा स्पीड में गया था, और उसने ऐसे सन के पूरा रोटेट करते हुए हमारी गैलेक्सी में आया और बाहर गया, है ना। उसको लेकर अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि साइंटिस्टों में बड़ी डिबेट थी कि वो एक एलियन स्पेसशिप थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमको उसके बारे में पता तब चला जब वो गैलेक्सी से बाहर जा रहा था, तब हमने उसको ट्रैक करना चालू किया, तब तक तो डेटा ही खत्म हो गया। अगर कोई एआई बैठ के पूरी इमेजेस स्कैन करता रहता है पूरे टाइम और उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता कि अरे यार वहाँ से आ रहा है, तो हमारे पास मच बेटर डेटा होता और शायद हम बता पाते कि वो एलियन है कि नहीं। और बहुत लोग मानते हैं कि वो एक एलियन स्पेसशिप था। ओके, लव इट। पता है, मैं एक और साइंस फिक्शन ओरिएंटेड चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हम एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एक सच भी हो सकता है। यही है कि साइंटिस्ट को भी बहुत हेल्प हो जाएगी, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, शायद 2035 तक ही बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस निकल के आएंगे। बिल्कुल, कीपिंग दैट इन माइंड, जैसे अभी वो एप्पल का विजन प्रो निकला है, बिल्कुल, वो एक वीआर डिवाइस है, सॉरी एआर डिवाइस है, वीआर डिवाइस भी है, दोनों चीजें, दोनों है। ये एक नए फेज की शुरुआत है एब्सोल्युटली। कि एआर वीआर भी निकल के आ रहा है, चैट जीपीटी भी साथ में निकल के आ रहा है। और क्या हो रहा है दुनिया में टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग? एज अ टेकी आप किन चीजों को लेकर एक्साइटेड हो? आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट एआई को लेकर है कि अगर एआई आ गया तो शायद वो हमारी एएसआई आ गया तो वो हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस को ही बढ़ा देगा। सोचो हमने एक साइंटिस्ट खड़ा कर दिया जो दिन रात, साइंटिस्ट तो फिर भी सोने तो जाते ही है, दिन रात एक चीज़ में नहीं कर सकते, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, ये तो दिन रात रिसर्च कर सकता है, हमारी सारी दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर हो गया, एजिंग हो गई, सब कुछ सॉल्व कर सकता है। हर इंसान शायद 150 साल जी सकता है। क्या ये एएसआई और एआई बॉट्स भी बना सकता है? एआई बॉट्स बना भी सकता है और बनाएगा ही, अपने काम को डिवाइड कर देगा ना, बोलेगा अच्छा तू एक काम कर, एक मेरा छोटा बच्चा एएसआई है, तू सिर्फ फिजिक्स में रिसर्च कर, तू क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च कर, तू जाके कैंसर सॉल्व कर गया, तू सेल्फ ड्राइविंग कार बना। जैसे मतलब अगर आपको एक जीनी मिल गया और जीनी ने बोला आपको कि यू कैन ओनली आस्क फॉर 3 थिंग्स, आपके पास 3 विशेस है, पहली विश में ही पूछो मुझे 3000 और विश चाहिए। एग्जैक्टली, यही लॉजिक दैट्स गोइंग टू हैपन। तो एएसआई बन गया, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, उसने खुद के एआई बॉट्स बना लिए। बिल्कुल, शायद मूवी बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, कोडिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस, सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, सब कुछ आयल से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तेजी से बढ़ सकता है, बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अभी सोचिए आप किसी को एक्टर बनना हो, आज से 30 साल पहले सिर्फ मुंबई जाके मतलब बहुत स्ट्रगल करके बनना पड़ता। अभी 10 साल में क्या हो गया, यूट्यूब पे हर कोई एक्टर बन सकता है। अब क्या होगा, हर कोई अपनी मूवी भी डायरेक्ट कर सकता है 3-3 घंटे की, बस दिमाग में आइडिया आना चाहिए, लिखना चाहिए मुझे और बोलना चाहिए हाँ यार। ये असलियत कितनी दूर है? ये असलियत अगर सब इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है अगले 10 साल में ही हमारी असलियत हो। वाह, हर इंसान एक मूवी मेकर बन सकता है, हर इंसान एक गायक बन सकता है, हर इंसान कोडर बन सकता है, एंड दैट वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अमेजिंग। क्योंकि अभी भी देखें यार, इंसान तो कहीं भी हो सकता था ना, सब सहारन अफ्रीका में भी हो सकता था, गांव में इंडिया में भी हो सकता है, बट कई लोग तो इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि उनको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हर कोई साइंटिस्ट बन सकता है। कैसे? यही आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आयरन मैन मूवी में जो जारवेस होता है, ऐसा एक जारवेस हर एक के पास हो सकता है।
और वो जारविस आपके लिए असिस्टेंट बनेगा। आप सुबह बोलो कि यार इतना ये चीज़ पे रिसर्च करके रख, मुझे ये नॉलेज चाहिए, वो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा उस फील्ड के बारे में, आप डेवलप करोगे, फिर उससे ब्रेनस्टॉर्म भी करोगे। आप उसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो ऑनलाइन जो कि उन्हीं चीज़ में इंटरेस्टेड है, और धीरे धीरे आप मतलब पार्ट टाइम रिसर्चर भी बन सकते हो। आज के डेट में रिसर्चर बनने के लिए आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना पड़ेगा या फिर इंडस्ट्री में जाके 100% रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग पावर है जो आपके घर पे आपके साथ होता है कभी भी, तो आप भी रिसर्च कर सकते हो, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। मेरा साइंस फिक्शन ओरिएंटेड सच ये है, मेरे अकॉर्डिंग साइंस अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और अगर साइंस तेजी से आगे बढ़ेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी आगे से बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये क्रिएटिविटी, एनिमे का एक बहुत बड़ा राइज होगा दुनिया में, क्योंकि शायद आप रियलिस्टिक लुकिंग मूवीज नहीं बना पाओगे, बट एनिमेटेड मूवीज तो बना पाओगे बहुत इजीली। और वैसे भी एनिमे का एक बहुत बड़ा राइज हो रहा है दुनिया में। और क्या क्या होगा, और ये हम 2030s के बारे में बात कर रहे हैं यार, वी नॉट टॉकिंग अबाउट 2050s। बिल्कुल। साइंटिस्ट की अगर प्रेडिक्शन सही निकली तो हम कैंसर सॉल्व कर देंगे, हम वर्ल्ड पीस ले आएंगे, हमारी पुलिसिंग सॉल्व हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, अभी तो हर जगह पुलिस को जाना पड़ता है, बट इफ़ देयर आर रोबोट्स जो कि पहले ही प्रोएक्टिवली नज़र रखते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, और जैसे ही होता है तुरंत एक बॉट पहुंच जाता है वहाँ पर, दुनिया कितनी सेफ दुनिया बनेगी। हर एक को एक पर्सनल कार शॉफर ड्रिवन कार मिलेगी, हर कोई अपनी मूवीज़ बना सकता है, हर कोई अपनी मूवी का हीरो भी बन सकता है, हर कोई अच्छा पोएट बन सकता है, हर कोई कुछ भी सीख सकता है, और ये सब बिल्कुल फ्री में। किसी भी क्रिएटिव प्रोफेशन में हाफ आपकी क्रिएटिविटी होती है, हाफ आपकी एग्जीक्यूशन होती है। यहाँ एग्जीक्यूशन पूरा एआई ले ले, मतलब अभी हर क्रिएटिव प्रोफेशन में सिर्फ क्रिएटिविटी होगी। बिल्कुल। जहाँ आपको सिर्फ राइटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इंसान को, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, बस कंसिस्टेंट अगर कोई इंसान रह लिया और मन में बना लिया कि मुझे करना है, तो उसके पास बहुत सिंपल टूल्स होंगे। आप सोचिए, वेबसाइट बनाना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होना चाहिए? आपके मन में आ रहा अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहिए, अल्टीमेटली तो उसके एंड यूज़र के लिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर भी है और कोई भी वेबसाइट बना सकता है, तो दुनिया में तो कितने क्रिएटिव लोग हैं, सब अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट ने क्या किया, हर एक को एक वॉइस दे दी है जो आज से शायद 30 साल पहले भी नहीं थी। पॉलिटिशियन से लेकर एंटरप्रेन्योर से लेकर सब एक प्लेटफॉर्म पे। ट्विटर पे मेरे पास भी वही अकाउंट है, आपके पास भी वही है, मोदी जी के पास भी वही अकाउंट है, सबके पास सेम वॉइस है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वॉइस, पर अब होगा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्किल सेट्स। बिल्कुल। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, सब कुछ। एक यूटोपिया बन रहा है। यूटोपिया मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड। बहुत पोटेंशियल है अच्छी दुनिया बनाने का। बस वही कि टेक्नोलॉजी है, हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं, खराब भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आई थिंक वही सही डायरेक्शन में शेप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका डर है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथ में पड़ गई और ये गलत यूज़ किया गया इसका, तो ये काफ़ी नुकसान भी कर सकती है हमें। जैसे टेररिस्ट एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन है ये। बट टेररिस्ट, इमेजिन कीजिए, खुद का एक ड्रोन बनाते हैं जो खुद से चलता है, उसको एक इमेज दे देते हैं कि इस आदमी को ढूंढ के तेरे को जाके मार देना है। सोचिए पॉलिटिकल असैसिनेशंस कितने सिंपल हो जाएंगे और कोई कभी पकड़ नहीं पाएगा उसको कि किसने किया ये। भगवान ना करे कभी किसी का। ये असलियत है, ऑनेस्टली बिल्कुल ये पॉसिबल है। टेररिस्ट भी ज्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं, हो सकते हैं, होंगे मोस्टली। दैट्स क्योंकि है इस दुनिया में बुराई है, इविल है इस दुनिया में। तो शायद हमारे साथ एआई खड़ा होगा उनसे लड़ने के लिए भी, हाँ, हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए भी, उन टेररिस्टों को पहले से ढूंढ के ही उनका कोर्स करेक्शन करने के लिए भी। एंड आई एम श्योर कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस ना गवर्नमेंट्स में हुए हैं, तो शायद ऐसे एआई बेस्ड रोबोट्स भी बन रहे, सिक्योरिटी बेस्ड एआई रोबोट्स फॉर पॉलिटिशियंस। बिल्कुल, पॉलिटिशियंस, आम आदमी, हर लड़की के लिए एक रोबोट हो सकता है। आप बस बटन दबाइए, आपको इवन आपकी बॉडी में फील हो रहा है। जैसे आज एप्पल वॉच आपकी आज के डेट में आपकी ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर लेती है, और कुछ कुछ लोगों को हार्ट अटैक से रोक के दिया उसने कि अरे यार आपको हो सकता है हार्ट अटैक, आप डॉक्टर को दिखा लो। उसने डिटेक्ट करके कर दिया, ऐसा फॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है। हो सकता है वैसे ही वो ये भी डिटेक्ट कर लेगी किसी टाइप की खतरे में तो नहीं है, और जैसे ही खतरे में हो तो जस्ट अ बॉट आता है, आपका एक रोबोट आता है और आपको चेक करके चले जाता है कि अच्छा सब ठीक है ना। ओके, अभी फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में फिर से घुस जाते हैं। आई थिंक जब ये एप्पल विजन प्रो रिलीज हुआ था, मेरे ख्याल से एप्पल ने एक अनाउंसमेंट भी करी कि दे आर लुकिंग फॉर ऐप डेवलपर्स फॉर विजन प्रो। जिस तरह से जब आईफोन रिलीज हुआ था, बिल्कुल, तब एप्स का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था। बिल्कुल। और ऑनेस्टली
अगर आपको कभी लाइफ में अगर मल्टी मिलियनर बनना है या बिलियनर बनना है, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है ना, उस रेवोल्यूशन के अराउंड चीजें बनाओ, उससे आप पैसे कमा सकते हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बेसिक लॉजिक होता है। बिल्कुल। तो हमेशा रेवोल्यूशंस को खोजो कि बिल्कुल अब अगला रेवोल्यूशन क्या होने वाला है। AR के बारे में थोड़ा सा समझा दो कि क्या हो रहा है, और ये भी समझाओ कि अगर इंडियंस को पैसे कमाने हैं AR के थ्रू आज 2023 में आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। तो AR बेसिकली आप ऐसा इमेजिन कीजिए, और मैं आपको एक और लेवल आगे ले जाता हूँ। AR और AI का कॉम्बिनेशन सोचिए। आप चल रहे हैं, आपके यहाँ पर गॉगल्स लगे हुए हैं। आपको ये भी समझाना होगा कि AR है क्या। ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी आर्ट, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको जो आप चलते हैं, आपके आंखों के सामने ही कुछ इंफॉर्मेशन, फोटोज दिख सकती हैं। जैसे बहुत सारी आपने सुपर मूवीज, हीरो मूवीज में देखा होगा। अगर आयरन मैन की बात करूं तो उसके सूट के अंदर ही उसको वो जूम करता था किसी चीज़ में, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था तुरंत, और सिर्फ मन को कंट्रोल करते हुए। तो वैसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी, आप चलते जाएंगे, आपके आसपास की दुनिया को आपको देख के इंटरप्रेट करके आपको इन्फॉर्मेशन देती जाएगी। इमेजिन कीजिए आप किसी मॉल में गए, आपने ऐसे देखा, आपने ऐसे देखा, इधर एक रेस्टोरेंट है, उसमें रेटिंग जो है आपकी, उसके रेटिंग के बारे में बता दिया, उसके रिव्यूज़ के बारे में बता दिया। आपने उससे बस आवाज़ में ही पूछा, अरे ये रेस्टोरेंट की इसमें इटालियन फूड कैसा है, तो उसने वो रेटिंग्स जाके उसके AI ने वहाँ जाके सेलेक्ट की रिव्यूज़, जिन रिव्यूज़ में थाई फूड के बारे में मेंशन या एशियन फूड के बारे में मेंशन, और सिर्फ वो उसी का रिव्यूज़ दे दिया आपको। तो चलते चलते आपके साथ हमेशा एक असिस्टेंट है जो जिस चीज़ को आप देख रहे हो वही देख रहा है, जिस चीज़ को आप सुन रहे हो वो सुन रहा है। और पीछे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया इसके, तो एक बहुत बड़ी पावर बन रही है जो आपको आसपास की दुनिया को इंटरप्रेट करके बना रही है और उसमें चीज़ें प्रोजेक्ट करने दे रही है। आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके सामने पूरी पीरियडिक टेबल ऐसे विजुअली आ जाएगी, एटम का स्ट्रक्चर आ जाएगा सामने। आप आंखें खोल के पढ़ रहे हो, अपनी नीचे देखी तो आपने आपको बुक दिख रही है, ऊपर देखी तो आप अपने एटम के उसमें हो गए। अब आपने बोला जूम इन करो, अच्छा तो वो जूम इन कर देगा आपके लिए। आप बोलोगे इसको घुमा के दिखाओ मुझे, तो वो पूरा घुमा के दिखाएगा आपको। तो AR आपकी दुनिया को, मतलब आप सोचिए कंप्यूटर की जो दुनिया है, जो आपको इतनी मस्त दुनिया मिलती है, कितने भी ग्राफिक्स, कितनी 3D चीज़ें, और आपकी रियलिटी है, उन दोनों को मर्ज कर देता है ऑलवेज ऑन। या आप मतलब जितने टाइम आप जगे हो पूरे टाइम आपके साथ हो सकता है। तो ये इसमें भी दुनिया को बदलने की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एंड जो आपने बात की, दैट्स वेरी रेलिवेंट कि AR में बहुत तरह की जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसा सोचिए कि लोगों को आईफोन की सक्सेस के पीछे लगता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। आई वुड से आईफोन की सक्सेस थी उसके ऐप स्टोर के कारण। वो एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बना दिया, अब उसके ऊपर हज़ारों कंपनीज ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ऊबर उसके ऊपर बनी, इंस्टाग्राम उसके ऊपर बना, दुनिया जहाँ के ऐसी यूज़फुल चीज़ें बनी जिसके कारण लोगों ने आईफोन ख़रीदा। मुझे याद है मैंने एंड्रॉयड ख़रीदा था क्योंकि एक एंग्री बर्ड्स करके हमारे टाइम पे गेम होता था, मेरे को वो खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो लेकिन वो कहीं और अवेलेबल नहीं था। लेकिन वो एंड्रॉयड कभी खुद नहीं बना सकता था, उसने एक ऐप स्टोर बनाया जहाँ पर कंपटीशन हुआ, हज़ारों लाखों कंपनीज हैं वहाँ कंपटीशन के, जिनके बेस्ट गेम्स थे वो आए, जिनके बेस्ट टूल से वो आ गए। सेम वे AR में एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है, VR में बहुत बड़ी वेव आने वाली है। जो लोग यहाँ पर ऐप्स बनाएंगे और बहुत ही क्रिएटिव नई ऐप्स बनेंगी यहाँ पर। अगर हमको लगता है कि जो अभी हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखते रहे, नहीं, यहाँ के सॉल्यूशंस बिल्कुल डिफरेंट बनने वाले हैं, यहाँ की ऐप्स बिल्कुल डिफरेंट बनने वाली हैं। ये AI नेटिव होने वाली हैं, ये AR नेटिव होने वाली हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो AR में स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, अपना माइंड फ्रेम बदलना पड़ेगा। अभी हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में 2D की दुनिया में जीते हैं। हमारे जो ऐप हैं, हमारी जो वेबसाइट है वो 2 डायमेंशनल है, उतना ही दिखता है हमको। AR इज़ 3D। अब आप सोचिए एजुकेशन में आप कोई ऐप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप इमेजेस दिखाएंगे, टेक्स्ट दिखाएंगे, एटम समझाना है, लेके आर्टिकल लिख देंगे उस पर। AR में आप क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट इवन 3D, आई से 4D, इन द सेंस कि वॉइस भी कॉन्स्टेंटली आपके साथ चल रही है यहाँ पर। तो आप किसी को एटम सामने दिखा सकते हैं। अब बच्चे को आप ना सिर्फ एटम दिखा सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं जूम कर, ठीक है, जूम कर सकता है बच्चा खुद। स्टूडेंट उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, प्रोटॉन ऐड कर सकता है, अपने सामने विजुअली देख सकता है। लर्निंग बहुत फन बनाई जा सकती है। उसके साथ वो कैसे होगी, वॉइस कमांड से की जा सकती है। उसको सिंपल बोलना है, यार थोड़ा घुमाओ इसको और इसमें एक एटम ऐड कर दो या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सिमिलरली वो उसको कुछ भी विजुलाइज करना है, या हमको स्टूडियो रीमेक करना है, तो हमने AR ग्लासेस पहने और उसको बोलना है कि यार ये यहाँ से हटा दो, ये मेरा यहाँ पर जो पॉट रखा है इसको हटा दो, इसकी जगह एक काम करो, मनी प्लांट लगाओ, देखते हैं कैसा लगता है। तो 3D के जो ऐप्स बनने वाले हैं, पहले माइंडसेट बदलना पड़ेगा। दे आर नॉट गोइंग टू बी एट ऑल लाइक व्हाट आज का वेब या ऐप दिखता है। अगर आपको आइडियाज चाहिए तो मूवीज देखो,
यूजर की प्रॉब्लम समझो, क्रिएटिव हो, खुद से इमेजिन करो कि 3D वर्ल्ड में सामने सब कुछ हटाया जा सकता था, सब कुछ लगाया जा सकता था, तो आप क्या करते? सब कुछ स्केलेबल है, रणवीर आज मेरे सामने बैठे हैं, वो बड़े हो सकते थे, छोटे हो सकते थे, तो मैं क्या करता, कैसे करता? गेम्स कैसे बनेंगे? बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे यहाँ पर। गेमिंग की दुनिया बदलने वाली है पूरी तरह से। AR VR से बिल्कुल बदलने वाली है। मैंने एक बार टेबल टेनिस खेला है VR में, मैं और मेरे को फाउंडर कभी कभार खेलते हैं, बिल्कुल रियल फीलिंग आती है आपको, बिल्कुल सेम वॉइस आती है उसके अंदर। आप घर बैठे बैठे, आप चाहे ग्वालियर में हो, चाहे आप हो, आपके पास हो ना हो, आप कभी भी टेबल टेनिस खेल सकते हैं आज। सेम हैंड मूवमेंट जाते हैं, बिल्कुल सेम एक्यूरेसी, और ये तो बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी है अभी आज के डेट में। धीरे धीरे और बेटर होगा ये। ओके, एक ही चैलेंज है आज की डेट में AR के साथ, AR को बहुत देर नहीं लगा सकते आप, VR AR को बहुत देर नहीं लगा सकते। ये प्रॉब्लम कोई भी टेक्निकल सॉल्व नहीं कर पाया, इवन एप्पल भी सॉल्व नहीं कर पाया इसको, क्योंकि उससे आपका सर दर्द होने लग जाता है, नौशिया होने लग जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी हार्ड है, चैलेंज हार्ड है, बट फिर भी कुछ घंटों में भी लगा के आप बहुत कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं AR का। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? ये तो बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। फेसबुक पूरी अपनी जान इसी पे लगा रहा है, एप्पल भी अपनी पूरी जान इसी पे लगा रहा है। तो इट्स टेक्निकल चैलेंजिंग प्रॉब्लम कि इंसान का ब्रेन किस तरह से काम करता है, नो आइडिया मतलब कि कैसे फिगर आउट होगा, बट इट्स अ डीप साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि जैसे पूरी दुनिया, पूरी इंटेलिजेंस एक इंसान की, एक पूरी सोसाइटी की डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द नंबर ऑफ कनेक्शंस दैट आर देयर, सिमिलरली सुपर इंटेलिजेंस विल ऑल्सो डिपेंड कि हम कितना इसको स्केल अप कर पाते हैं। जो अभी हमने बॉट्स बनाए हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं, उनके न्यूरल नेटवर्क्स को हम कितने और पैरामीटर्स ऐड कर पा रहे हैं, कितना और डेटा दे पा रहे हैं। कैसे देंगे ये सब? एक तो कंप्यूटेशन बढ़ा के, पैसे लगेंगे इसमें बहुत सारे। तो अगर आपने सुना होगा तो एक एनवीडिया करके एक कंपनी है, बीच में इसका बहुत कम नाम आया था, गेमर्स को पता होती है, सारे गेमर्स को पता होती है, क्योंकि इसके जो GPUs होते हैं, एंड इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। AI का जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है आज, वो ये एनवीडिया नाम की कंपनी ने किया है, जो कि ओरिजिनली गेमिंग के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी। कि जब CPU बना तो वो कुछ टास्क के लिए अच्छा था, बट गेमिंग के लिए बहुत खराब था। तो किसी ने एक GPU बनाया जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा था। सरप्राइजिंगली इट टर्न्ड आउट वेरी वेल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंप्यूटेशन पावर होती है GPU में कंपेयर टू CPU। अब यही GPUs आप ज़्यादा ज़्यादा स्टैक करते जाओ तो आपकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ती जा रही है, तो एक ब्रेन का आप बढ़ाते जा रहे हो। तो इसलिए एक बहुत बड़ी रेस भी चल रही है कि GPUs को कौन कंट्रोल करेगा। एनवीडिया रिसेंटली $1 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी चिप, सबसे वैल्यूएबल चिप कंपनी बन गई है। ये वही है ना सेमीकंडक्टर लॉजिक, सेमीकंडक्टर चिप्स वाली कंपनी। हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जब बातें करी थी, हर किसने सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में एक सेमीकंडक्टर्स के लिए रेस चल रही है। बिल्कुल, अभी आपने वही लॉजिक समझा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आपको ज्यादा शक्तिशाली होना आज के फेज में, आज के टाइम में, आपको ज्यादा तगड़े कंप्यूटर्स बनाने की जरूरत है। आपको कंप्यूटेशन पावर रखनी पड़ेगी अपने पास, और वो पावर आपको सेमीकंडक्टर्स में होती है। चिप्स कितनी आप अच्छी क्वालिटी की चिप्स बना सकते हो, कितनी नैनो चिप्स बना सकते हो, पतली से पतली चिप्स। इंडिया के पास अभी भी सेमीकंडक्टर में बहुत हम पीछे हैं। कितने पीछे? मैं कहूँगा कम से कम 20 साल पीछे हैं एज कम्पेयर टू चाइना। Taiwan is the biggest semiconductor manufacturer, the most advanced semiconductor manufacturer. Good thing is I'm seeing a lot of industry and government interest in that sector. तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के ऐसा हो जाएगा जैसे एक टाइम पे यूरेनियम था कि कुछ कंट्रीज़ कंट्रोल करती हैं, उस वही कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं किसके पास न्यूक्लियर पावर है, किसके पास नहीं है। सिमिलरली क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हो गए। वैसे ही सेमीकंडक्टर की नॉलेज जिसके पास है, जो लोग अपने खुद की चिप्स बना पाते हैं, वो लोग AI कंट्रोल कर सकते हैं। चिप्स मतलब क्या होता है? चिप्स बेसिकली आपकी हर जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हो, इसको देख रहे हो, आप अपना मोबाइल देख रहे हो, हर के पीछे जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो चिप्स में होती है। मतलब एक हिस्सा होता है उसका हिस्सा होता है। बिल्कुल, वो थोड़ा चिप जैसे ही दिखता है, फ्लैट सा होता है, इसलिए सब उसको चिप बोलते हैं। बट चिप बेसिकली आपका कंप्यूटेशन यूनिट होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी इंजीनियरिंग कर रखी होती है कि वो हैवी कंप्यूटेशन। आपने उसको बोला कि यार करोड़ों की, मतलब मेरे को मैथमेटिक्स करनी है, तो इतनी छोटी सी चिप भी आपकी किसी भी मशीन का दिल एक चिप होता है। जैसे इंसान दिमाग बोलूंगा मैं, दिमाग, इंसानों के अंदर दिमाग होता है, मशीन्स के अंदर चिप होता है। बिल्कुल। और चिप बनाने के लिए आपको सेमीकंडक्टर्स की नॉलेज आनी चाहिए, कि मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। ताइवान इस रेस में आगे क्यों है? कॉन्सर्टेड एफर्ट, उनमें बहुत तगड़ा डिटर्मिनेशन था। उन्होंने फ्यूचर देखा, उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी रिसर्च ने, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने, सब ने मिलके यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट डाला कि हमको अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी करनी है। तो उनके यहाँ TSMC, तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग
यूनिट जो होता है, कंपनी सॉरी, जो वो होता है TSMC जैसी कंपनीज हैं आज उनके पास, NVIDIA जैसी कंपनी भी ताइवानीज लोगों ने बनाई है, तो दे हैव अ वेरी बिग इकोसिस्टम। तो इस दुनिया में वॉल्यूम से ज़्यादा हमेशा एक डिटरमाइंड स्मॉल सेट ऑफ लोगों ने जीती है। तो सेम वे हमको भी एक डिटरमाइंड एफर्ट डालने की जरूरत है, और अगले 10 साल के लिए, अगले 15 साल के लिए डालने की जरूरत है। तो भारत में हमारा वो अनफेयर एडवांटेज क्या हो सकता है? हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, लोग हैं Population. हमारे पास, यंग पॉपुलेशन है, बहुत क्यूरियस है, बहुत अच्छी सोसाइटी है हमारी, लोग जेन्युइनली अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड देयर इज अ फ्रेजिंग सेइंग कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आई वुड गो वन स्टेप अहेड, आई विल से इंडिया में वननेस है डाइवर्सिटी में, एकात्म का भाव है। तो आई थिंक हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं आज इंडिया में, दुनिया में। मैं अभी थोड़े टाइम पहले अमेरिका में था, बहुत बुरा सेंटीमेंट इकोनॉमी को लेकर, ओवरऑल सोसाइटी को लेकर। मैं देख रहा हूँ, अमेरिका गया हूँ, सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, मतलब उनके सबवेज जो हैं, जो ट्रेन जाती हैं उनके अंडरग्राउंड, मेट्रोज जो उनके गंदे पड़े हुए हैं, वहाँ होमलेस लोग रह रहे हैं। मैं सरप्राइज कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर इतना कैसे हाल में हो सकती है। और इंडिया को मैं देखता हूँ पिछले 10 साल में, तो ऐसा लगता है कि हमने तरक्की की है, हमारी रोड्स क्लीन होने लगी, हमारी मेट्रो जाओ क्या शानदार होता है, वहाँ आपको कभी सेफ्टी का डर नहीं लगता। न्यूयॉर्क के सबवे में आपको सेफ्टी का भी डर लगता है अपनी। तो अभी इंडिया को लेकर सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर हमारा यूथ डिटरमाइन कर ले इस चीज़ को कि हमको हर फील्ड में जाके बहुत अच्छा करना है, इंडिया को बहुत आगे ले जाना है, उस फील्ड में टॉप का बनना है दुनिया में, तो हम अगले 10-15 साल में इंडिया में वापस, जिसको आप कुछ लोग विश्वगुरु बोलते हैं, टॉप पे पहुंच सकते हैं। हमारे एज के लोग जो छोड़ के चले गए थे लौट कर आ रहे हैं? कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त लौट के आ रहे हैं। नहीं, आपके दोस्त नहीं? बिल्कुल, बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल। ओके, क्यों? 2 थिंग्स। आई थिंक इंडिया में आप सबको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। इंडिया की लाइफ स्पेशली एक अपर वर्ग के लिए, एक अपर मिडिल क्लास के लिए बहुत बेटर है कंपेयर टू लेट्स से इवन अमेरिका। दूसरी चीज़, लोगों की फैमिलीज भी पास होती हैं। हमारी एज के लोगों को लगता है यार फैमिलीज के पास होना चाहिए। ये दोनों रीज़न बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में आप स्टार्टअप, वो स्टार्टअप्स बना सकते हैं जो आप यूएस में बना रहे हैं। इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया इज़ द प्लेस टू बी अगर आपको अगले 10 साल के लिए बैठ लेनी है। जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तब इतने सारे लोगों को छोड़ना क्यों था? अपॉर्चुनिटीज़ का लैक है, पढ़ाई वहाँ पर बेटर है, बहुत सारे रीज़न है। बट मुझे नहीं लगता कि एसेंशियली ये बुरा है। ब्रेन ड्रेन जिसको बोल देते हैं लोग बाग, या लोगों का यहाँ से आ जाना। मैं डॉक्टर जयशंकर का पॉडकास्ट सुन रहा था आपके कुछ दिन पहले, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दुनिया इज गोइंग टू बी इंटरकनेक्टेड प्लेस। तो हमको एस्पायर करना चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट जगह जाके रहें, सीखें, वहाँ पर कंपनी चालू करें, और फिर कुछ लोग वापस आएँ, कुछ लोग वहाँ रहें, कुछ लोग आते जाते रहें, और नॉलेज एक्सचेंज हो। मैं आपको बताऊँगा आज इंडिया में टेक सेक्टर का अगर एक बहुत बड़ा कारण है बड़े होने का, दैट इज़ इंडियन अमेरिकन्स। इंडियंस वहाँ गए, उन्होंने अपने आप को टेक में प्रूव किया, बड़ी बड़ी पोजीशन पे गए, और उन्होंने लॉबी की कि यार देखो हमारे जैसे हज़ारों लोग इंडिया में हैं, करोड़ों लोग हैं, आप इंडिया में अपने सेंटर्स डालो। आप इतनी कंपनीज को देखो, अगर 10 साल पहले जब मैं कॉलेज से निकला था, गूगल का हार्डली इंडिया में 100 लोगों का ऑफिस होगा, आज हज़ारों लोग एम्प्लॉयज़ हैं। मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज ही नहीं थी, वीज़ा जैसी कंपनीज ही नहीं थी। आज गोल्डमैन सैक्स का सबसे बड़ा टेक सेंटर इंडिया में। कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसका बड़ा टेक सेंटर इंडिया में नहीं है, और अगले 10 साल में सबसे बड़े टेक सेंटर पूरा उनका टेक इंडिया से हो रहा होगा। उससे हमारे देश में बहुत अच्छे टेकीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके कारण बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बन रहे हैं। आज हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद आप देखोगे कि इंडिया से बैठ के लोग दुनिया पे राज करेंगे। इंडियन कंपनीज दुनिया पे बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाली हैं। यही शायद आपका एक लाइफ का पर्पस है। एब्सोल्युटली। तो स्वामी विवेकानंद का एक कोट है कि अगर इंडिया में 100 ऐसे लोग बन जाएं, लड़के लड़की, जो अपनी ज़िंदगी अलग अलग फील्ड में डिवोट करना चाहें, देश बदल जाएगा। उनका ये कहना था। मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मान लूँगा अगर स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस की क्षेत्र में इंडिया में न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ऐसे सैकड़ों बच्चे बन के निकले, स्टूडेंट्स बन के निकले, जो लाइफ खुद की भी बहुत अच्छी जी रहे हैं, साथ में देश को लेकर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग उनमें भाव है, और उस फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दुनिया का टॉप का काम करना चाहते हैं। ओके सिड भाई, यही था आज का पॉडकास्ट। मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। ओके तो सिड महेश्वरी भाई, थैंक यू। बहुत कुछ सीखा आपसे आज। ऐसे पॉडकास्ट में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा अंदर का नर्ड निकल के आता है, फिर से ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, बट विथ पर्सपेक्टिव। अभी पर्सपेक्टिव नहीं था। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस थी। मेरे भी कई सारे दिमाग में अच्छे आइडियाज अभी आपके साथ बात करते हुए आए। वी शुड हैव दिस मोर ऑफन। नहीं, आई एम ग्लैड। मेरा इंटेंशन ये है
टेक्नोलॉजी बेस्ड पॉडकास्ट के साथ कि टेकीज को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, बिल्कुल पर ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म में, इवन हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर आप पास्ट को स्टडी करें तो सबसे बेस्ट टीम्स वो होती है जहां टेकीज नॉन टेकीज के साथ टीम अप कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, क्योंकि बिल्कुल दोनों अलग अलग स्किल सेट्स होते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों स्किल सेट्स हैं. सो आई होप कि बोथ नॉन टेकीज एंड टेकीज लर्न अ लॉट थ्रू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. हिंदी में बात करके अलग ही मजा फील होता है, और जब आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को हिंदी में कर रहे हो ना, आप एक्चुअली भारत को हेल्प कर रहे हो. बिल्कुल. और मुझे तो लगता है कि हमारी जनरेशन की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो अपनी भाषाओं में कंफर्टेबल हैं. दूसरा क्या होता है ना, इंग्लिश में अगर बहुत बात करनी हो तो सोचना भी पड़ता है, आइडिया भी बनाना पड़ता है और उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ता है. मेरे लिए पर्सनली थोड़ा हार्ड होता है वो. नहीं यार, हिंदी पॉडकास्ट इंग्लिश पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है अकॉर्डिंग टू मी, और ऐसे कॉन्वर्सेशंस देश के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. Absolutely. सो थैंक यू भाई, अप्रिशिएट Thank you so much. और प्लीज लौट कर आना TRS पर. Absolutely. बहुत सारे लोगों ने आपसे ब्रेन ऑर्गेजम्स गेन किए आज भाई, तो थैंक यू. Thank you so much for having me. थैंक यू ब्रदर. तो दोस्तों ये थी आज की कॉन्वर्सेशन. मुझे ये बताइए कि ऐसे इन डेप्थ लंबे कॉन्वर्सेशन आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि लेक्स फ्रीडमैन करके एक अमेरिकन पॉडकास्टर है, वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करते हैं. कभी कभी इतने ज़्यादा इन डेप्थ हो जाते हैं कि मैं खुद भी नहीं सुनता कि यार 3 घंटे की कॉन्वर्सेशन कौन सुनेगा. पर अगर आप ऐसी ही बातचीत हिंदी में करते हो ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है. मुझे ये बताइए कि ऐसे लंबे कॉन्वर्सेशन आपको कैसे लगते हैं. दूसरी चीज, प्लीज सिद्धार्थ को जितना हो सके सपोर्ट दीजिए, उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए. प्लीज चेक आउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल. सिद्धार्थ भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं भारत के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए. साथ में भारत को आगे लेकर जाते हैं दोस्तों, साथ में करोड़पति बन जाएंगे. पर पहले आपको टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए. TRS फॉलो करते रहिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पॉडकास्ट हम रिलीज करते जाएंगे. बस आप सपोर्ट करते रहिए. फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ये पॉडकास्ट. यार जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी, हमारी प्यारी सी TRS कम्युनिटी हमें सपोर्ट करेगी, उतना ही ज़्यादा इन डेप्थ में जा पाऊंगा, एंड होपफुली उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ भारत के एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगी. नमस्ते दोस्तों, कीप सपोर्टिंग एंड कीप फॉलोइंग TRS.